अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? फटफाट मजे में खुशपाश, जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आज जनाब लाहौर की सूरत हाल तो कुछ इस तरह की है कि जब मैं मॉर्निंग में जो है वो घर से निकल रही थी, क्योंकि मैंने जरा थोड़ा अर्ली निकलना होता है, यहाँ पहुंचना होता है, रेडी भी होना होता है, उसका भी टाइम सारा जो है वो सेटअप जो है वो देखना होता है। और 9 बजे जो है वो हमने आपसे जो मुलाकात करनी होती है, फिर 9 to 11 जो है वो लाइव मेरी और आपकी मुलाकात होती है मॉर्निंग शो में। तो आज स्मोक बहुत ज्यादा है। आज अगर आप जो है वो लाहौर की सड़कों पर जो है वो निकलें तो आपको पता चलेगा कि सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी और हम जैसे जो है वो वर्किंग लेडीज के लिए भी, जेंट्स के लिए भी, जिन लोगों ने बाहर काम के लिए जो है वो आना है, निकलना है, स्मोक बहुत ज्यादा है। अब ये बात तो मतलब है कि चलें आपने गाड़ी में आना है या आपके पास जो है वो कन्वेंस मौजूद है तो आप उसमें बैठ के इजिली आ जाएंगे, लेकिन फिर भी जाहिर है कि जब आप जो है वो बाहर निकलते हैं और फिर बैठते हैं, फिर जो है वो उतरते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है वो आपके गले को इरिटेट करती हैं, आइस को इरिटेट करती है। स्मोक जो है वो आपको स्किन एलर्जी का बाइस बन रही है। और इस वक्त में आज लाहौर की सिचुएशन काफी हद तक जो है वो खतरनाक किस्म की जो है वो है। बाकी शहरों का जो है वो अभी मुझे इतना जो है वो आइडिया नहीं है कि वहां पर क्या सिचुएशन है स्मोक की, लेकिन पंजाब के कई शहरों में इस वक्त जो है वो स्मोक की सिचुएशन काफी जो है वो क्रिटिकल है। और अगर आप जो है वो मीनारे पाकिस्तान वाली साइड पर जो है वो चले जाएं तो वो तो बिल्कुल ढका हुआ, ऐसे लग रहा है कि वहां पे धुंध है सुबह सुबह के टाइम। इस वक्त भी यानी कि इस टाइम अगर 9 बज रहे हैं, 9:10 हो रहे हैं, तो इस टाइम पर भी जो है वो स्मोक की बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन मौजूद है। अब दावे करने वाले बड़े बड़े दावे करके जो है वो चले जाते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में भी आते हैं, बात भी होती है, सब चीजें जो है वो डिस्कस होती हैं, तो क्या ये दिया जाता है कि जी स्मोक पे कंट्रोल करने के लिए इस साल स्मोक बहुत ज्यादा नहीं होगी। बट क्या कर सकते हैं, जो फॉर्चुनेट बात है वो तो फॉर्चुनेट है, और अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा से जो है फॉर्चुनेट कभी बात करते नहीं है, क्योंकि हमारी बातें जो है वो अनफॉर्चुनेटली होती हैं। तो इसीलिए जनाब ये जो सिचुएशन चल रही है इस पे कंट्रोल करने के लिए कहा तो ये जा रहा है कि हुकूमत पंजाब जो है वो काफी कोशिश कर रही है, और इस हवाले से जो है वो कुछ डिजिटलाइज सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी स्मोक को कंट्रोल करना इस वक्त जो है सूरत हाल अभी फिलहाल नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मजीद जो है वो स्मोक की सिचुएशन रहेगी, तो लोग जो है बिला वजह घर से बाहर मत निकलें, अपनी बहुत केयर करें। इस वक्त में जो है वो लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, जुकाम है, खांसी है, नजला है, बुखार है, और आपको पता है कि कोविड का सेकंड सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो प्लीज बी केयरफुल कि आपने अपनी जो है वो बहुत केयर करनी है। जिनको सांस का प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, वो प्लीज जो है वो अपनी बहुत केयर करें, हिफाजत करें, और अपना जो है वो ख्याल रखते हुए जो है वो घर पर ही स्टे करें। अगर कोई बहुत जरूरी काम से आपको जाना है तो ही आप जाइए। बहुत अर्ली सुबह और रात को यानी कि शाम को 5-6 बजे के बाद स्मोक से बचने के लिए जो है वो बेहतरीन जगह आपका अपना कमरा है, अपना घर है, टीवी है, या आपकी कोई और एक्टिविटी है, कुछ रिटर्न कुछ कर लें, कुछ और जो है वो अपनी एक्टिविटीज में जो है वो टाइम जो है वो स्पेंड करें, लेकिन बाहर जो है वो ना निकलें कि आप किसी भी जो है वो बीमारी का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो प्रोसेसली बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। अच्छा, स्किन एलर्जी इस तरह की है कि स्किन के ऊपर छोटे छोटे जो है वो रेडिश जो है वो बन जाती है, दाने बन जाते हैं, और फिर उसके बाद उसमें जो है वो इंतहाई दर्जे की खारिश होती है कि आपको जो है वो कपड़े पहनने मुश्किल हो जाते हैं कि आप जो है वो किस तरीके से करें। अभी पिछले दिनों मुझे थोड़ी सी स्किन एलर्जी जो है वो बाजुओं पर जो है वो हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इरिटेट रही, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मौसम जैसे चेंज होता है तो वैसे ही आपकी स्किन की जो पोर्स है वो खुलते हैं, बंद होते हैं, और फिर वो जो डैमेजिंग सिचुएशन है कुछ जो है वो भी होता है। और खास तौर पे इसलिए भी होता है कि अगर आपकी बॉडी को जो है वो ऑयल नहीं मिलता, ऑयल लाइक काइंड ऑफ टाइप कि आपकी फूड में अगर ऑयल नहीं है, आपकी फूड जो है वो खुश्क है, आप कुछ खुश्क जो है वो खा रहे हैं, तो उस वजह से भी होता है। जैसे एग्स बहुत ज्यादा लेने से या आप जो है वो कोई गर्म चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हो, यूज कर रहे हो, तो उससे भी जो है वो ये चीजें हो जाती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, और सुबह सुबह इस चीज का भी ख्याल रखना है कि अभी मैं पढ़ रही थी अखबार, मैंने जो है सुबह आते हुए देखा तो पता चला, और कल भी सारा दिन जो है वो खबरों में यही चलता रहा कि 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा लाहौर के, बल्कि 17 कई जगह पर तो 17 भी जो है वो कंसीडर किया गया, जिसमें डिफेंस भी है, नारकली है, मजांग है, गुलशन रावी समेत काफी इलाके हैं, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, इस तरह के इलाके जो है वो शामिल है, जहां पर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कोरोना के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। तो ये एक आप ये देखिए कि ये एक दूसरा जो स्पेल है ज्यादा खतरनाक जो है वो हो गया है। लेकिन प्लीज आप जो है वो अपनी हिफाजत करें, बच्चों की हिफाजत करें, बिला वजह घर से बाहर ना निकले। इसी के साथ आज चलते हैं टुडे टेक्नोलॉजी की तरफ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खास बात है। लेकिन सबसे पहले टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
अगर हम बात करें कुदरती आफात की, तो दुनिया ने अब तक बहुत सी कुदरती आफात का जो है वो मुकाबला किया है। बहुत सी ऐसी आफात है जिसमें जलजला भी शामिल है, जिसमें जो है वो तूफानी बारिशें शामिल हैं कि जिससे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा तबाहियां हुई। लेकिन अब माहिरीन ने, साइंसदानों ने रिसर्च करके एक ऐसा सैयारा जो है वो, आप ये कह लें कि उन्होंने जो है वो बना लिया है या उन्होंने जो है वो ढूंढ लिया है कि जिस पे पत्थरों की बारिश होती है। और वो खतरनाक किस्म का जो है वो सैयारा है, उस पे जो है वो पत्थरों की बारिश, जाहिरी बात है अगर पत्थरों की बारिश हो रही है तो खुदा ना खास्ता कहीं आने वाले टाइम में ये अगर जमीन की तरफ ये तमाम चीजें जो है वो मुंतकिल होती हैं तो ये खतरनाक किस्म की सिचुएशन हो जाएगी। पहले ही हम बहुत सारी चीजों का मुकाबला कर रहे हैं, जिसमें गर्मी, सर्दी और जिसमें जो है वो तूफानी बारिशें, जिसमें जलजला, ये तमाम चीजें जो है वो शामिल हैं। यॉर्क यूनिवर्सिटी, मैकगिल यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन के मुहक्किकीन ने एक ऐसा सैयारा दरियाफ्त कर लिया है जहां बारिश नहीं होती बल्कि पथरीली चट्टानें बरसती हैं। और इस आतिशफिशाई सैयारे में खतरनाक और तूफानी हवाएं 5000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अगर बात कर ली जाए तो साइंसदानों का कहना है कि 141.2 नामी इस आतिशफिशाई सैयारे में चट्टानों की बारिश होती है। और यॉर्क यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए इस मुनफरिद सैयारे के मौसम और यहाँ पे बरसने वाली जो चट्टानें हैं उनका एक डेमो भी पेश किया है। और जैसे कि आप अपनी ये तस्वीरों में भी जो है वो देख सकते हैं, राइट साइड पे जो तस्वीरें हैं कि यहाँ पर चट्टानें भी बड़ी मतलब कि हैवी किस्म की चट्टानें जो है वो बरसती हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे जो है वो पत्थर जो है वो वहां पर उसकी बारिश हो रही हो, यानी ये चट्टानों की जो है वो बारिश है। और खतरनाक किस्म तरीन सैयारा है जो कि दरियाफ्त हो चुका है। और इसे किसी सिर्फ एक मुल्क के जो है वो मुहक्किकीन या साइंसदानों ने नहीं दरियाफ्त किया, बल्कि मैं आपको बताती चलूं कि ये यॉर्क यूनिवर्सिटी, मैकगिल यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन ने जो है वो मिलकर इस पर रिसर्च की है और फिर जो है वो ये सैयारा जो है वो दरियाफ्त हुआ है। ये सैयारा अपने मेजबान सितारे के बहुत ज्यादा करीब में वाक़िया है और इसका 2/3 हिस्सा आग बरसती सॉरी जी रोशनी की जद में है, जबकि इसका तारीख हिस्सा जो है वो सर तरीन है। तहकीक के नताइज भी जरीदी जो है वो उससे भी मिलते हैं और साथ में ये भी बताया जाता है कि ये चट्टानें जो है वो बहुत ही क्रिटिकल चट्टानें हैं, बहुत सख्त किस्म की बनी हुई चट्टानें हैं। कोई इतनी आम चट्टान नहीं है कि अगर ये इसका एक पत्थर जो है वो गिर जाए तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हैवी किस्म के जो है वो ये पत्थर जो है वो इस सैयारे पे मौजूद है, जिसकी गहराई 62 मील हो सकती है, जबकि इसकी सतह पर 3100 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज तरीन हवाएं भी चलती हैं। साइंसदानों का कहना है कि तमाम चट्टानी सैयारे जो है बशमूल जमीन शुरुआत में पिघली हुई जो है वो धातें थी जो बहुत तेजी से ठंडी होकर ठोस शक्ल जो है वो इख्तियार कर गई। आतिशफिशाई सैयारे हमें इर्तिकाई अमल के नायाब झलकियां जो है फराम करते हैं और इसको भी एक आतिशफिशाई सैयारा ही जो है वो कंसीडर किया जा रहा है इस टाइम तक। कि अभी जो है वो इस हवाले से नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो काफी अहम होगी, जो अभी इस पे दोबारा से रिसर्च कर रही है, 2021 में काम शुरू करेगी इसके ऊपर कैसे जो है वो आगे क्या सिचुएशन है। ये जमीन के हुजम का सैयारा है और इस पर ठोस सतह, समंदर और माहौल की जो चट्टानें हैं ये उनसे बना हुआ है। लेकिन इन गर्म सैयारों की वजह से जमीन और करीब तरीन दीगर सैयारे जो हैं वो जाहिरी बात है कि वहां पे खतरे की घंटी जो है बज रही है और मुस्तकबिल में उनको कोई नुकसान पहुंच भी सकता है। इस हवाले से साइंसदान अभी कुछ नहीं बता सकते। अब ये हो गई बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताने लगी हूं इसी से जुड़ी हुई, जो कि हमें तस्दीक मिलती है 1400 साल पहले से कि जमीन और बहुत से सैयारे जो है वो करीब आ जाएंगे और जो जो चीजें वहां जो जो मादनियात होंगी उसका असर डायरेक्ट जो है वो जमीन पर बसने वालों पर होगा। और आज ऐसा ही हो रहा है, कभी कोई सैयारा जो है वो जमीन के बहुत करीब आ जाता है तो गर्मी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, कभी जो है वो यहाँ पर जल्जलों की शिद्दत, रेक्टर स्केल जो है वो 7 पॉइंट समथिंग बढ़ जाता है जिससे चीजें तबाह हो जाती हैं। फिर कभी जो है अब ये लोग जो साइंसदान जो है फिर इसकी तहकीक पे लगे रहते हैं, लेकिन ये तहकीक पहले से मौजूद है और ये बताया गया है कि जब दुनिया खत्म होने के करीब करीब होगी तो इस तरह की जो है वो एलिमेंट्री चीजें जो है वो सामने आएंगी, इस तरह की चीजें होंगी। अब एक सैयारा दरियाफ्त हो गया जिसपे चट्टानों की बारिश होती है। अब अगर खुदा ना खास्ता आने वाले वक्त में ये सैयारा जो है वो जमीन के करीब आता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये क्या मामलात होंगे। लेकिन अल्लाह की जो मर्जी, बंदा इसमें कुछ नहीं कर सकता। हमारा काम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली है आपको अपडेट करना, आपको बताना और साथ इस चीज को समझाना कि वक्त वो दूर नहीं है कि जब हम सबके हिसाब किताब जो है वो करीब है। तो इसलिए हमें अपने आप को किस तरह सेटल करना है, किस तरह चलना है, हमें इंडिकेशंस मिलती हैं साइंस से। इस्लाम और साइंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है और ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खुद जो है वो साइंस को पढ़ा हो या खुद जो है वो इस्लाम को रीड किया हो।
तो इसलिए जो इस्लाम कहता है साइंस उस चीज की तस्दीक करती है और प्रॉपर तरीके से उस चीज को जो है वो बताती है कि ये चट्टाने जो है वो अब यहीं यहीं करीब ही सैयारा मौजूद है जहां मौजूद है। और अगर कल को जो है ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आने वाले टाइम में जिस तरह मुख्तलिफ आपने सुना होगा अबाबीलों के जो है वो एक दौर आया, फिर लोगों किसी पर जो है वो तूफानी बारिशें आई तो पूरी की पूरी जो है वो कौमें तबाह हो गई, फिर किसी पे कोई तूफान आया तो जो है वो बहा कर ले गया। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमारे पास तस्दीक के साथ, तारीख के साथ मौजूद है। साइंस इनकी किसी और तरीके से तस्दीक करती है और इस्लाम किसी और तरीके से। तो आज हमने एक ऐसा सैयारा भी दरियाफ्त कर लिया कि जिसपे पत्थरों की बारिश है और चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने। तो अल्लाह ताला बस महफूज रखे और आने वाले वक्त से जो है वो बचा के रखे। इसी के साथ ये तो थी हमारी आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब चलते हैं टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, जी हाँ, और खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिनको सेल्फी बनाकर अपने प्यारों को सेंड करने की आदत है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने सेल्फी ली और फटाफट जो है वो आपने व्हाट्सएप कर दी और ये सोचे समझे बगैर व्हाट्सएप कर दी कि भाई जो आपके साथ जो मोहतरमा या मोहतरम बैठे हैं जब उनकी तस्वीर भी साथ ही चली जाएगी तो आगे वाले को कैसा फील होगा। ऐसा भी होता है। मैं आपको बताती हूँ कि तफसील है क्या। नौजवान ने अपनी महबूबा को यानी कि अपनी जो है वो लवर को जो है वो तस्वीर भेजी और उसमें जो उसने ऐनक लगाई हुई थी उससे वो रंगे हाथों पकड़ा गया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि एक नौजवान गाड़ी में बैठा था और उनके साथ जो है वो उनकी फ्रंट सीट पर कोई और मोहतरमा बैठी थी, लेकिन उनको याद किसी और की सता रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी तस्वीर जो है वो खींच के और मुंह भी जाहिर है उनकी मोहतरमा की तरफ करके जो है तस्वीर खींच के जो है वो अपनी महबूबा को सेंड कर दी। अब जब उन्होंने देखा कि ये क्या, वो ग्लासेस में जो है वो खातून की तस्वीर जो वो नजर आ रही थी, तो वो वहां से पकड़े गए। और ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। उसके बाद मुख्तलिफ बहाने होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होते हैं। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ना जनाब, ये कहाँ की है ये मैं आपको बताती हूँ कि खास तौर पर जो है वो ये सिडनी कैंसलेक की जो है वो ये स्टोरी है और ये सिडनी में जो है वो ये वाकया हुआ जहां पर जो है वो आप साथ भी लेकर जो है वो किसी को बैठे हैं और फोन पे भी किसी के साथ। वैसे आजकल ट्रेंड यही हो गया है, फोन पे मैसेजेस पे जो है वो आप किसी और से बात कर रहे होते हैं, साथ आपके कोई और होता है, उससे भी जो है वो दिल नहीं भरता तो जो है वो महबूबा को तस्वीरें सेंड कर दी जाती हैं और वहां से जो है वो लड़के पकड़े जाते हैं। ऐसे लड़के होते बड़े, जो मैं क्या कहूँ, मतलब इसमें क्या कहूँ लड़कों के बारे में कि बड़े मासूम होते हैं, इनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो है वो ये पाकिस्तानी लड़के भी और ये बाहर के लोग भी जो है बड़े मासूम है जी, मर्द हजरात, कि जी पता ही नहीं होता कि एक को जो है वो फोन पे रखा हुआ है, एक को साथ रखा हुआ है और उसी की तस्वीरें जो है वो दूसरे वाले को जो है वो सेंड कर रहे हैं। तो जनाब अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए और आप पकड़े जाएं तो फिर क्या कर सकते हैं? उस वक्त आपके पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं रह जाती जब किसी के पास कोई सबूत आ जाए कि आपने क्या किया है। बहरहाल जी, जब बेवफाई पकड़ी गई तो मजीद तहकीक करने का जो है वो फैसला किया गया। उस लड़की ने कहा कि मैं इसमें मजीद जो है वो तहकीक करूंगी। सिडनी में जब इस चीज की छानबीन हुई तो इंकशाफ हुआ कि वो सिर्फ गुज़िश्ता 1 माह के दौरान ही 5 मुख्तलिफ खवातीन के साथ जो है वो इस तरह से जो है वो नजर आ चुके थे। और सिडनी ने वीडियो में बताया कि अपने बॉयफ्रेंड का ये चेहरा सामने आने पर मुझे शदीद झटका लगा और मैंने खुद को संभाला और इसके साथ ताल्लुक खत्म कर दिया। देखें ऐसा ही होता है। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो पाकिस्तान की भी है, यही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो दूसरे ममालिक की भी है, बल्कि अब तो ये अलमिया बन गया है कि जो है वो एक एक आपके किसी के साथ दोस्ती होगी तो 10-10 उसके आगे गर्लफ्रेंड्स होंगी। तो इसी वजह से जरा ध्यान से देख के जो है रिलेशन कायम करें। ऐसा ना हो कि आगे जो है वो 4-5 और खवातीन बैठी हों और लाइन में और लगी हों और आप भी बीच में लाइन में लग जाएं, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा जो कि इसने किया। बहरहाल जी, आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी तो आप सबकी फेवरेट थी ना, सबको पसंद आई होगी, इसमें तो नापसंद आने वाली कोई बात ही नहीं थी, इसीलिए स्पेशली जो मैंने आपके लिए जो वो चूज की। अब चलते हैं टुडे हेल्थ की तरफ। लें जी जनाब, आज हेल्थ टिप में मैं आपको एक जादुई टिप देने लगी हूँ। ऐसी जादुई टिप है कि जिसे आप सुनते ही कहेंगे कि वाह, मैंने आपको क्या बता दिया। अगर आप किसी का राज जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला बंदा जो है वो कैसा है, क्या सोचता है, क्या पर्सनैलिटी है, तो मैं आज आपको जो है वो एक राजदाराना टिप दे रही हूँ जिसे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तहकीक हुई है,
माहिरीन, माहिर नफ्सियात, बहुत डॉक्टर्स, तमाम जो है वो पैनल ने बैठकर जो है वो ये फैसला किया कि अगर आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसकी फिक्र का इन्हिसार आप ये समझना चाहते हैं कि किस बात पर है, तो आप इसके पास किस तालीमी मैदान में डिग्री है वो देख लें। कैसी बात है। पढ़े लिखे शख्स के साथ अगर आपका ताल्लुक है, पढ़े लिखे लोगों से आपका जो है वो उठना बैठना है, और आप जानना चाहते हैं कि ये किस तरह की पर्सनैलिटी का मालिक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि किसके पास कौन सी डिग्री हो तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है ना जबरदस्त बात। तो आज हेल्थ में जो है वो हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं और जजमेंट की बात कर रहे हैं कि आपने किसी की मेंटल हेल्थ को अगर जज करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। ये कभी भी कोई माहिर नफ्सियात अपनी टिप किसी को नहीं देता, लेकिन अब ये रिसर्च से साबित हो चुका है, तो इस वजह से हम भी जो है वो आपके साथ ये शेयर करने पे मजबूर हो गए हैं। तो हम आपको बताते हैं, जनाब डेनमार्क यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने 13,000 अफराद पर किए जाने वाले 12 जो है वो ये तजर्बे किए और शख्सियत के 5 रुझानात का जो ताल्लुक है वो आला तालीमी पस मंजर से हो सकता है, उन्होंने ये अखज़ किया। खवा वो खुद गर्जी हो, खवा वो कोई बहुत अच्छी जो है वो किसी चीज में हो, कोई अच्छा रुझान हो, कुछ भी हो, वट इसका ताल्लुक आपकी सनत से होता है कि आपने तालीमी मैदान में कौन सी सनत ली है। माहिरीन के मुताबिक जो लोग फनून या आर्ट से वाबस्ता होते हैं, यानी कि फाइन आर्ट्स वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं या आर्ट्स के सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, वो दिमाग के मालिक होते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, दिल से कभी काम नहीं लेते। उनका दिमाग बहुत जो है वो काम करता है और दिमाग से चलते हैं। वो जो बंदा दिमाग से चल रहा होगा ना, आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये दिमाग से बात कर रहा है, दिल से बात नहीं कर रहा। वो अपनी आंखों से बताएगा कि मैं जो है वो दिमाग की बात जो करता हूँ। बहुत ज्यादा आंखें चला चला कर बात करने वाले लोग मेरी तरह दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं। मैं सही बात कर रही हूँ। और जो है वो बहुत खुले दिल के, अगर आपने जो है वो लोग देखने हैं तो जिन्होंने माशियात में एमए किया हुआ है, माशियात पढ़ी हुई है, वो बहुत खुले दिल के लोग आपको मिलेंगे। आप जो है वो उनके साथ इजीली जो है वो तमाम अपनी दिल की बातें जो शेयर कर सकेंगे। अगर आप ऐसे लोगों को जो है वो पसंद करते हैं, देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा महफिलों में बैठना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो शदीद ख्वाहिशमंद होते हैं दोस्ती के, तो ऐसे लोग भी जो है वो जनाब माशियात से जो रिलेटेड होते हैं। अगर आप कहें कि दूसरों की बातों उनको फौरी तौर पर जो कबूल नहीं करते, फौरी तौर पर जो है वो किसी की बात पर यकीन नहीं करते, या फौरी तौर पर किसी पे जल्दी जो है वो उनको ट्रस्ट नहीं होता, ऐसे होते हैं माहिर कानून दान, जिन्होंने कानून पढ़ा होता है, जो लॉयर होते हैं, जिन्होंने जो है वो कानून की ऊंच नीच, जिनको समझ बूझ होती है, वो बड़ा दिमाग से चलते हैं और बड़े जो है वो सोच समझ के चलते हैं, और ऐसे किसी की बात को एकदम से जो है वो क्लिक नहीं करती उनको, वो अपनी बात को हमेशा आगे रखते हैं। वो बंदा जिसने अपनी बात को हमेशा आगे रखना है, दूसरे की नहीं सुननी, उसका कानून से कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक जो है वो जरूर होगा। फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि मनफी रुझान, मतलब खौफ, बेचैनी, जलन, मूड का फौरन से बदल जाना, तन्हाई का जो है वो जज्बा बीच में होना, या दरमियाने दर्जे पे कोई इस तरह की चीजें जो होना, ऐसे लोग सियासत से रिलेटेड होते हैं। वो सियासत जो है वो पढ़ते हैं, उनका सब्जेक्ट सियासत होता है। जो सियासी लोग होते हैं ना, चिड़चिड़ापन होगा, खौफ होगा, लोगों से ज्यादा जो है वो इंटरेक्ट करने की उनको जो है वो जरूरत नहीं होगी, मजबूरन जो है वो मिल रहे होंगे, चेहरे पे मुख्तलिफ किस्म के जाविये होंगे, कभी भी मुस्कुराकर जो है वो आपसे जो है वो नहीं मुलाकात जो है वो करेंगे। तन्हाई का जज्बा उनमें ज्यादा होता है, वो तन्हाई ज्यादा जो है वो जानबूझ के अपना मूड ऑफ कर लेंगे, रंग बदलते रहेंगे, उनका जो है वो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। ऐसे लोग जो है वो सियासत में जो है वो उन्होंने एमए किया होता है। तो ये वो वाली बात नहीं है, मजाक नहीं है, मैं सही कह रही हूँ कि जो जिनके पास जिस तरह की तालीमी सनद होती है उनका मूड भी वैसा होता है। हाँ, अब अगर आप बात कर लें कि जहन और दिमाग की बेगर्जी, लोगों की मदद करना, जज्बे के साथ आगे बढ़ना, लोगों की फजूल बातों की फिक्र ना करना, परवाह ना करना, जो जो बोल रहा है उसको बोलने देना, आप पे कोई तनकीदी वार कर दे, आपको कोई मेंटली डैमेज करने की कोशिश करे, उसकी परवाह ना करना, ऐसे लोग जो है वो सियासत के अलावा जो है उन्होंने जो है वो साइकोलॉजी में यानी नफ्सियात पढ़ी होती है। जो नफ्सियात के स्टूडेंट होते हैं उन्हें किसी की परवाह नहीं होती, बेगरज लोग होते हैं मेरी तरह, टेंशन वेंशन फ्री होते हैं। मतलब तूफान आ जाए, कोई मतलब तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है कि उन्होंने नफ्सियात को इतने करीब से पढ़ा होता है, उन्हें नफ्सियात का इतने उतार चढ़ाव पता होते हैं कि वो अपने मूड को फौरन से बदलने की सलाहियत रखते हैं। एक टाइम में अगर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो फौरी उनको जो है वो अपना मूड चेंज करने की उनमें सलाहियत मौजूद होती है। अगर एक टाइम जो है वो बहुत खुश हैं तो फौरन से वो अपने आप को जो है वो सीरियस कर लेंगे। ऐसे लोग जो है वो माहिर नफ्सियात उनको जो है वो कहा जाता है, जो अपने आप को बदलते हुए रंगों में ढाल लेते हैं और मौसम के और वक्त के हिसाब से चलते हैं।
तो ये जनाब वो सनदें हैं जिसमें जिसने जो सनद ली होती है उसका मूड, उसका इम्पैक्ट और वो बंदा वैसा ही होता है। ये मैंने बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है वो रिसर्च आपके लिए निकाली और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा आप लोगों को जज कैसे कर लेती हैं, तो हमारे पास बहुत से ऐसे तरीकेकार हैं जिससे हम लोगों को जज करते हैं, उनके बोलने के अंदाज से, उनके जो है वो तालीमी कॉन्फिडेंस लेवल से, उनके तालीमी मेयार से, उनकी सनद से, हर चीज से जो है वो आप जज हो जाते हैं। मैं तो यहाँ तक कि कोई साइन कर रहा होता है तो मुझे आइडिया हो जाता है कि ये बंदा जो है वो ये गलती कहाँ करेगा। यहां तक जो है वो हमें पता चल जाता है कि साइन करने के अंदाज से। किसी के सिग्नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इस पे भी कभी प्रोग्राम करूंगी, आपको बताऊंगी। अब चलते हैं टुडे स्पोर्ट्स की तरफ, और स्पोर्ट्स के हवाले से जो है वो हम आपको बताते हैं कि बहुत से मैचेस आपने देखे होंगे, लेकिन आपने कभी सियासतदानों और एंकर्स का मैच देखा है? ऑफ कोर्स नहीं देखा होगा, लेकिन इस वक्त में पाकिस्तान में खास तौर पे जो है वो पिंक रिबन ब्रेस्ट कैंस जो रेलेवेंस गेम है उस पर मैच डे हुआ। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हर साल खवातीन में जो है वो इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, इस तरह की चीजें पाई जाती हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत नॉर्मल हो चुका है इस वक्त लोगों में। और पिंक रिबन के हिसाब से जो है वो बहुत सी जो है वो मैचेस करवाए गए हैं। तो मैचेस में जो है वो इस दफा जो है वो कैंसर के इलाज के बारे में काफी बातें होती रही। बहुत से हमारे जो है वो सियासतदान, यंगस्टर्स, और ये आप जो है जुल्फी बुखारी को भी देख सकते हैं, और जो हमारे एंकर्स हैं, एंकर पर्सन हैं, उन्होंने मिलकर जो है वो इस कॉज के लिए जो है वो काम किया। और सियासतदान बामुकाबला एंकर्स क्रिकेट मैच नवंबर में भी जनाब जो है वो ये जारी है, और अभी तक जो है वो इसके मैचेस जो है वो हो रहे हैं। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के लिए काम करने वाली तंजीम पिंक रिबन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उमर आफ्ताब, उनके मुताबिक एशिया में पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा है, और पाकिस्तान में हर जो है वो दूसरी खातून में एक किसी ना किसी एक को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो जरूर इसका खतरा जो है वो लाहक है। तो इनके मुताबिक पाकिस्तान में जो औरतों में ब्रेस्ट कैंसर होने की वजूहात है, ये खतरा है, इसमें मुल्क में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख खवातीन को ये केस कैंसर होने का खतरा मौजूद है। इस हवाले से ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छी कॉज के लिए काम कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और इस्लामाबाद की आबादी से जो है वो इतनी ज्यादा है, तो इस हवाले से जो है वो ये काम इन्होंने शुरू किया है। यानी कि एक अच्छी कॉज है कि सियासतदान और एंकर्स को देखने के लिए लोग जब आएंगे, और जब लोग इनसे जो है वो फैज़याब होंगे, और जब इनके मैचेस देखेंगे, तो फिर प्रॉपर तरीके से जो है वो ये लोगों के काम आएगा। तो फिर इस हवाले से जो है मीडिया हजरात और सियासतदानों की तरफ से मैच होना एक खुश आइन बात है, और इस तरह के मैचेस जो है वो मेंटली लोगों को रिलैक्स भी करते हैं, और सियासतदानों को जो एक इमेज सेट हुआ होता है कि ये ज्यादा सोशलाइज नहीं होते हैं या लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, वो भी थोड़ा जो है वो चेंज होता है। तो ये जनाब एक बड़ा जबरदस्त जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से जो वो खबर थी जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की। इसी के साथ हम चलते हैं टुडे शोबिस की तरफ, यानी टुडे मूवी की तरफ। जस्टिस ट्रूडियो, आपको सबको पता है, कैनेडियन वजीर आजम जो हमेशा अपनी एक मुनफरिद पर्सनैलिटी के हवाले से जाने और माने जाते हैं। उनके बारे में कौन नहीं जानता, वो आपके भी फेवरेट हैं, मेरे भी फेवरेट हैं, पूरे वर्ल्ड में वो बहुत फेवरेट है। वो जब किसी के बारे में कोई भी बात करते हैं तो वो बहुत अहमियत की हामिल है। मेरे साथ क्योंकि वो फेसबुक पे मौजूद हैं, और मेरी जो है वो उनकी डायरेक्ट जब भी कोई पोस्ट आती है तो वो हम जो है वो उसके साथ शेयर करते हैं, या मैं जो है वो उनके साथ जो है वो इन टच जो है वो रहती हूँ हमेशा। तो उन्होंने एलेक्स ट्रैबिक की मौत पे बहुत एक खास जो है वो बयान दिया। कल की बात है ये। तो जब मेरी जो है वो बात हो रही थी तो मैंने इस चीज़ को खास तौर पे पिक किया और इसे अपने प्रोग्राम के लिए जो है वो रखा कि ये काबिल फ़ख्र, उन्होंने कहा कि कनाडा का एक काबिल फ़ख्र स्टार, टीवी स्टार, और इसको हमने जो है वो खो दिया, जो शुमाली अमेरिका और पूरी दुनिया के लाखों लोगों का वाकिफ चेहरा था। हम में से बहुत से लोगों के लिए एलेक्स ट्रैबिक हमारी जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा थे, और खतरे के मेजबान के तौर पर तकरीबन 4 दहाइयों तक इसने तारीख के किसी और मुकाबले के टेलीविजन गेम शो की ज्यादा एक साथ की मेजबानी करने वाले ये पहले जो है वो एंकर पर्सन थे। हमने इनकी तेज अकल और मजाक से मजाक निकालने का जो इंतजार था उसका लोग बैठकर इंतजार करते थे, और कनाडा के बारे में सवालात जिसकी वजह से वो शो में जो है वो चिपके रहे हैं या जो है वो इनके साथ इन टच रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम का जो है वो ये कहना था कि उन्होंने प्राइम टाइम टीवी पे कनाडा को फरोग देने में कभी भी दरेग नहीं किया, और कनाडा की सकाफत, तारीख और जोग्राफी के बारे में सवालात के हामिल रोशन हरीफ को भी स्टैम्प करने का मौका दिया।
यानी कि खास तौर पे एलेक्स ट्रैबिक एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे स्टार थे कि जिन्होंने हमेशा से जो है वो कनाडा को की सकाफत को, वहाँ के कल्चर को प्रमोट करने की बात की। और कभी भी अगर उन्हें कोई उनके बारे में जो है सवाल करता था, जैसे कोई पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के हवाले से कोई भी सवाल करेंगे तो जाहिर बात है कोई भी ऐसा एंकर जिसको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है समेत मुझ, तो जो है वो अब फौरन उसका जवाब देगा। इसी तरह जो है वो एलेक्स ट्रैबिक थे कि जो कनाडा के हवाले से कोई बात नहीं सुनते थे, और कैनेडियन वजीर आजम ने जो है उनकी बहुत तारीफ की और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि एक बहुत बड़े स्टार जो है वो हमसे जो है वो दूर हो गए। और इनके जो मजाक और तंजो मजाक की जो एक कैफियत होती थी ना, जिस तरह ये प्रोग्राम करते थे, लोग उसका वेट करते थे और लोग उसको बहुत ज्यादा जो है वो अट्रैक्टिवली जो है वो लेते थे। तो हम जो है वो एलेक्स ट्रैबिक के लिए यही कहेंगे कि इनको जो है वो आगे की जिंदगी जो है वो पुरसुकून मिले, और जिस तरह ये लोगों को हंसाते रहे हैं, इनकी जितना भी तमाम चीजें भी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो, अब जो भी हम एक लॉस होता है किसी भी आर्टिस्ट का, किसी भी बड़े स्टार का, जिसको हम जो है वो रिकवर नहीं कर सकते हैं। जो इसने इस दुनिया में आना है उसने इस दुनिया से जाना ही जाना है, ये फैक्ट है। आज कोई गया है तो कल को हमारी बारी है, फिर किसी और की बारी है, तो ये बारियां तो लगी रहेंगी। बहरहाल हमें जो है वो अच्छा काम अगर हम करेंगे तो लोगों में, बातों में, चीजों में और टेलीविजन पे हमेशा जिंदा रहेंगे। इसी के साथ मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जनाब वापस आते हैं। वापस आएंगे तो फिर आपको जो मौसम का हाल अहवाल बताएंगे, आपको टूर पे लेके जाएंगे और साथ ही आज की बुक के हवाले से भी बात करनी है, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। और आपको पता है कि अगर मेरे हाथ में ये पेजेस हैं तो अभी मैं आपको क्या बताने लगी हूँ। बिल्कुल जनाब, आपको मौसम का हाल और अहवाल बताने लगे हैं। जैसे कि मैंने आज आपको स्टार्टिंग में ही प्रोग्राम की अपडेट किया कि स्मोक के हवाले से जो है लाहौर की सिचुएशन तो काफी क्रिटिकल है, लेकिन अब दूसरे शहरों में दर्जे हरारत जो है वो कितना रहेगा ये भी देखना है। सबसे पहले तो हम लाहौर की बात कर लेते हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 28 सेंटीग्रेड, और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 16 सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 46% तक रहेगा और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 6 किलोमीटर। तो ये तो हो गई लाहौर की अपडेट। अब जरा हम चलते हैं पेशावर की तरफ, और पेशावर वाले जो है वो जरा हो जाए होशियार कि आज जो है वो तकरीबन लाहौर के साथ साथ ही जो है वो ये सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं पेशावर में। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 27 सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत पेशावर में रहेगा 14 सेंटीग्रेड। हवा में नमी का तनासुब रहेगा 48% और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 8 किलोमीटर। और अगर यही बात हम कर लें इस्लामाबाद के हवाले से कि इस्लामाबाद में कितना दर्जा हरारत रहेगा, तो तकरीबन आज लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद सेम ही जो है वो काउंट हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 27 सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 17 सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 37% रहेगा। हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 11 किलोमीटर। इसी के हवाले से अगर कराची का रुख कर लें तो कराची जरा थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट दर्जा हरारत है यहाँ पर, और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड तक जाएगा। कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है 21 सेंटीग्रेड। हवा में नमी का तनासुब 47% और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 14 किलोमीटर। तो ये तो थी जनाब वेदर अपडेट जो मैंने आपको दी और आपको बताया कि आज लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची का वेदर जो है वो कैसा रहेगा। तो ये तो सारी हालात और वाकयात हो गए कुछ मौसम के हाल और अहवाल के हवाले से। मौसम की सिचुएशन, बदलती हुई सूरत हाल, खास तौर पर जो है वो पॉलिटिक्स हो, सोशल हो या कुछ भी हो, मौसम की जो सूरत हाल है ना, ये आपके माइंड पर जरूर इफेक्ट करती है। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे आपका मूड बदलता है। और कहते हैं ना कि जब बारिश हो रही हो, रिमझिम हो, बंदे का मूड ना भी अच्छा हो तो भी अच्छा हो जाता है। और अगर जो है वो मौसम जो है वो एरिटेटिंग हो, सिचुएशन अजीब सी हो, सर्दियां आने वाली हो, कुछ खामोशी हो, तो इंसान ना चाहते हुए भी खामोश हो जाता है, या फीलिंग जो है वो कुछ सैड हो जाती है। अगर आप खुश भी हो तो भी आपको नहीं लगता कि आप खुश हैं। तो इस वाली सिचुएशन में भी क्या करना चाहिए ये भी हम आगे आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको सैर पे लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मौसम के हालो अहवाल के बाद जो है वो हमारा जो अगला सेशन होता है वो सैर सपाटे का होता है। आज मैं आपको ऐसी जगह पे सैर के लिए लेके जा रही हूं जो मेरी, आपकी, सबकी फेवरेट है, लेकिन उससे पहले टुडे टूर। अगर हम दुनिया की बुलंद तरीन इमारत की बात कर लें तो बताएं कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत दुनिया में कहां वाक़या है? ये सवाल मेरा आपसे है, जवाब दीजिए।
बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि ये इमारत कहाँ वाक़या है। मैं आपको बताती हूँ, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्जुल खलीफा। आज हम आपको बुर्जुल खलीफा की सैर पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे न्यू ईयर का कोई सेटअप हो या किसी भी चीज की जो है वो सेलिब्रेशन हो, यहाँ पर जो आपको आतिशबाजी का मंजर देखने को मिलता है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मुत्तहिदा अरब अमारात के आलमी तिजारती मरकज दुबई में वाक़या बुर्जुल खलीफा और इसका तजस्सुस इन अफराद के जहनों में हमेशा जागजीन रहता है कि जिन्हें इन पर शिकवा इमारत बराह रास्त देखने का मौका नहीं मिला। बुर्ज की तामीर और इसमें खास तौर पर जो खुसूसियात हैं वो इतनी हमा रंग, हमा जिद्दत और दुनिया को हैरान कर देने वाली हैं। और इंतजामिया के हवाले से भी अगर बात कर ली जाए तो खुसूसी वेबसाइट्स भी हैं इसकी, जो नए अंदाज में यहाँ पर जो जोरों शोर से तैयारियां होती हैं इवेंट्स की और तमाम चीज़ें वो भी जो है वो दिखाई और बताई जाती हैं। फिर बुर्ज की सैर को आने वाले वक्फे से मुख्तलिफ इक़साम की खुशबुओं से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। फिर इस मकसद के लिए कुल 18 मुकामात पे अलग अलग खुशबुओं के एहसास के लिए इतर का इस्तेमाल और छिड़काव किया जाता है, जो आने वालों को एक मुनफरिद और खुशगवार एहसास दिलाता है। बुर्जुल खलीफा की तामीर के दौरान दुनिया की बड़ी और ऊंची क्रेनों का इस्तेमाल किया गया। एक क्रेन का वजन 25 टन से ज्यादा था। बुर्जुल खलीफा कुर्रे अर्ज पर अमूदी शक्ल का सबसे बड़ा शहर है, जिसमें बेक वक्त 10,000 अफराद मौजूद रहते हैं। बुर्ज में दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट नस्ब हैं। यहाँ मुकीम और सैर करने आने वाले जो शायकीन हैं उनको 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से बुलंदी पे ले जाने में जो मदद देती हैं। फिर बुर्जुल खलीफा की जिन मालूमात के बारे में बहुत कम लोगों को इल्म है, इनमें मैं आपको बता दूं कि 123वीं मंजिल पे बनी लाइब्रेरी भी इसमें शामिल है और टावर की चोटी पर नस्ब हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों के लिए इंतहाई लाइट 1 मिनट में 40 मरतबा जो है वो टिमटिमाती है। बुर्जुल खलीफा की जेरे जमीन मंजिल और आखिरी मंजिल के दर्जे हरारत में 7 दर्जे सेंटीग्रेड का फर्क है। आखिरी मंजिल में दर्जे हरारत 7 दर्जे सेंटीग्रेड कम है और 5 A380 टावर की तामीर में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम का वजन दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े तैयारों के बराबर है। बुर्जुल खलीफा की तमाम खिड़कियों की सफाई के लिए 120 दिन दरकार होते हैं और खास तौर पे अगर सन 2014 में अमूमी शक्ल में मलबूसात या फैशन शो इसी टावर में जो है वो मुनक्किद किए गए। फिर बुर्जुल खलीफा से गरूब आफ्ताब का जो मंजर है, एक दो बार जो दिखाई दे तो फिर बंदा जो है वो हैरान कुन मनाजिर आते हैं कि गरूब आफ्ताब का जो पहला मंजर बुर्जुल खलीफा की पहली मंजिल से और दूसरा मंजर इसकी आखिरी मंजिल से अगर देखा जाए तो वो स्पीचलेस है। और आप यकीन करें, मैंने बुर्जुल खलीफा को जो है वो दूर से भी, करीब से भी, ऊपर जाके भी, अंदर जाके भी, हर जगह से देखा। और मैं कम से कम जो है वो 3 साल जो है वो दुबई में रही हूँ और मुझे जो है वो बहुत मतलब मुझे फाखर है इस चीज़ पे, मुझे दुबई बहुत पसंद है। और बुर्जुल खलीफा जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर हर सेलिब्रेशन बहुत खूबसूरत होती है। और इसका जो है वो मैं कहती हूँ कि एक इम्पैक्ट इतना खूबसूरत है कि आप जब भी दुबई जाएं, शॉपिंग के लिए जाएं, घूमने फिरने के लिए जाएं, बुर्जुल खलीफा जो है वो लाजमी होकर आए, वहाँ का विजिट जो है वो जरूर कीजिए। और अगर आप जो है वो, जैसे अब ये दिसंबर आ रहा है, जनवरी का स्टार्ट है, अभी आप अगर दुबई की जो है वो सैर के लिए चले जाए ना तो आपको वहाँ बहुत खूबसूरत जो है वो मनाजर जो है वो देखने को जो है वो मिलेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक इम्पैक्ट जो है वो होता है। इसी के साथ आज का टूर जो है वो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी हम चलते हैं टुडे बुक की तरफ। अपने दुख मुझे दे दो। नहीं, ये मैं आपसे नहीं कह रही, ये आज की हमारी बुक का नाम है और ये एक ऐसा अफसाना है कि जिसको खास तौर पे लिखा है राजिंदर सिंह बेदी और उनके 2 अफसानों का ये मजमुआ है, अपने दुख मुझे दे दो। अब इसमें क्या है कि ये एक इतना खूबसूरत नावल है कि जिसमें लाजवंती जैसा शाहकार अफसाना भी शामिल है और जोगन बेल और लंबी लड़की, ट्रेमनेस से परे हजाम अलाहाबाद के देवाला, यूक्लिप्टस, अपने दुख मुझे दे दो जैसे अफसाने जो है वो इसमें शामिल हैं। राजिंदर सिंह बेदी की जुबान में अक्कड़पन और खुरदरापन मौजूद है, जिसकी वजह से इनकी पंजाबी जुबान से मानूसियत जो है वो आप कह सकते हैं। लेकिन जब वो यही पंजाबी जुबान अपने किरदारों से अदा कराते हैं तब इनका यही नुक्स एक इम्तियाजी वस्फ बनकर उभरता है, क्योंकि इनकी नस्र में गजब की तहदारी और मावरियत मौजूद होती है। आल अहमद सरवर बेदी के अव्वलीन मद्दाहों में शुमार किए जाते हैं और बेदी का सलूब दरअसल अशारत और रमूजियत का हामिल है। बेदी कभी कभी कोई बात स्पॉट नसर में भी नहीं लिखते या नहीं कहते, बल्कि इनका सलूब तख्लीकी होता है। देखिए किस तरह वो अपनी नसर को जो है वो मुकामी बोली के साथ कुछ अतवार बना देते हैं और अंदर कुछ होता है और बाहर जो है वो उनके मुंह पर जो बात हो रही होती है वो कुछ होता है, यानी अपनी लाज अपनी खुशी। इस वक्त जो है वो कह देते हैं कि अपने जो है वो सुख मुझे दे दो,
तो मैं और जो है वो इसका जो है वो इसको दूसरे टाइप में देखूं। लेकिन इनकी स्पेशलिटी राजिंदर सिंह बेदी की ये है कि ये जो कहना चाहते हैं वो नहीं कहते, जो ये नहीं कहना चाहते वो कह जाते हैं। तो ये खास तौर पर जो है वो जिस तरह इन्होंने कहा कि अपने दुख मुझे दे दो, ये एक ऐसा नॉवेल है कि जिसे पढ़कर ये एहसास होता है कि दूसरा शख्स जो है वो आपके बारे में जो है वो कितना अच्छा या कितना पॉजिटिव सोचता है। बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं, हमारी जिंदगी में ऐसे हमारे दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं कि जो हमारे लिए बहुत अच्छे पुरसुकून साबित होते हैं, जो हमें हमारे दुखों से निकालने में बड़ी मदद करते हैं और हमारे लिए जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हमारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं करते। तो ऐसे ही लोगों के करैक्टर को जो है वो प्रोमिनेंट करता हुआ ये करैक्टर अपने दुख मुझे दे दो, राजिंदर सिंह बेदी के 2 अफसानों का मजमुआ। ये नॉवेल बेहतरीन नॉवेल है। आप इसे जब जो है वो पढ़ते हैं तो आपको इस चीज का एहसास होता है कि एक लड़की, एक जैसे कि आप इसके जो है वो टाइटल से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि खवातीन जरा ज्यादा दुखी होती हैं और मर्द हजरात जो है वो उनके दुख बांटने में जो है वो पेश होते हैं। उनको ज्यादा लगता है कि हम किसी भी दुखी औरत को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बड़ा प्रोटेक्ट कर देंगे या उनके जो है वो दुख साइड पर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। ये दुनिया है और ये दुनिया ऐसे ही चलती है। जब कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, आप किसी का साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसका साथ देते हैं, तो फिर आपके लिए एक और आपको पुरसुकून सी जिंदगी मिलती है। मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत परेशान है ना, तो किसी भी दुखी बंदे को जो है ना वो सुकून देने की कोशिश करें, किसी की भी तकलीफ को मिटाने की कोशिश करें। आपको ऑटोमेटिकली अपने अंदर जो है ना वो सुकून फील होगा और आप जो है जब इस तरह के नॉवेल पढ़ेंगे, अपने दुख मुझे दे दो, तो ये बेहतरीन किस्म का नॉवेल है। इसको जरूर पढ़िएगा और पढ़ के मुझे जरूर बताइएगा कि आपको राजिंदर सिंह बेदी का ये नॉवेल जो है वो कैसा लगा। क्योंकि जब सिख लिखते हैं ना तो उनकी स्पेशलिटी जो है वो उनकी पंजाबी जुबान है, उनका एक अलग सा जो है वो डिफरेंट जो है वो स्टाइल है। बल्कि आज तो हमने जो है वो अपने प्रोग्राम में टॉपिक भी जो है वो करतारपुर राहदारी के हवाले से रखा हुआ है कि पहली सालगिरह के मौके पे जो है वो भारत ने यात्रियों को शरीक नहीं होने दिया, जिसकी वजह से जो है वो यात्रियों का बड़ा जो है वो मिला जुला जो है रुझान सामने आया है, जिसपे हमारे साथ जो है वो लवली सिंह ऑन कॉल भी होंगे और उनसे हम जो है वो बात भी करेंगे। हमारे सिख भाई हैं, बहनें हैं जो इस वक्त जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान आए और जो है वो इस सालगिरह के मौके पर जो है वो इसकी सेलिब्रेशन में जो है वो शरीक हो, लेकिन उनको नहीं आने दिया गया भारत की तरफ से, जिसमें जो है बड़ा गम गुस्से का इजहार भी किया गया है। और क्या क्या चीजें जो है उन्होंने फील की, ये भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। आज के टॉपिक बहुत अहम है जिन पे हमने जो है वो बात करनी है। लाहौर समेत आपको पता है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक का सिलसिला जारी है। आज लाहौर में शदीद किस्म की जो है वो स्मोक जो है वो सुबह से ही जो है वो थी और अब सूरत हाल जो है वो क्या है, अब तो ये बाहर निकल के पता चलेगा। और बढ़ती हुई महंगाई जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है और काफी हद तक जो है उसमें कमी भी वाकया हुई है, लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। 2-4 रुपए की कमी वाकया हो जाना महंगाई में कमी जो है वो नहीं होती है। बस आप ये कह सकते हैं कि एक जो है वो ट्रैक या धक्का दे दिया है किसी चीज को। तो ये तमाम चीजें और तीनों टॉपिक्स पे जो है वो बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल हमारे गेस्ट भी शामिल होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। तो यहाँ लूंगी एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के फौरी बाद मुझे दोबारा से ज्वाइन करना है, हमारे साथ रहिएगा। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। जैसे कि आपको पता है कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको 3-4 टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस किए कि आज हमने इस पर जो है वो ज़रूरी और बहुत अहम जो है वो गुफ्तगू करनी है। इसमें सबसे जो हॉट टॉपिक इस वक्त है वो बढ़ती हुई महंगाई है।
जाहिर है कि बढ़ती हुई महंगाई और हम अवाम जो हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, अब महंगाई की शरह में कुछ कमी तो वाकया हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी महंगाई उस लेवल तक नहीं आई कि जहां अवाम को रिलीफ मिलने वाली कोई सिचुएशन जो है वो नजर आ रही हो। भूख और अफलास से बिलखती हुई ये अवाम, वो बच्चे जो बैगर्स हैं, जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, वो जो है वो गरीब तबका के जो दिहाड़ीदार तबका है, उसके लिए तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। चलिए अगर हम ये कहें कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ी सी जो है वो महंगाई में कमी वाकया हुई है कि 10-5 रुपए का जो है वो कोई फायदा हो गया है, तो क्या ये फायदा जो है वो अवाम के हक में जा रहा है, या फिर इससे जो है मजीद आगे आने वाले टाइम में जो है वो नुकसान जो है वो हमें नजर आ रहा है? क्योंकि सब्जियों की कीमतों में कमी हो जाना या फ्रूट की कीमत में कमी हो जाना, लेकिन और भी तो अशिया खुर्दनोश है, रोजमर्रा की जरूरत की जिंदगी की चीजें हैं जिनमें चीनी है, जिसमें दालें हैं, जिसमें दूध है, जिसमें ऑयल है, आटा है। ये वो जो है वो बेसिक चीजें हैं जो हर घर के इस्तेमाल में है। हर शख्स ने जो है वो रोटी खानी है, सालन बनाना ही है, दूध डेली जो है वो घर की रूटीन का हिस्सा है, चीनी आपके घर में जो है वो लाजमी आनी है। अब चीनी के कल की कीमत जो है वो 110 रुपए है, तो आप खुद समझ लें कि अगर जो है वो 110 रुपए पे चीनी चली गई और महंगाई का जो जिन जो है वो बोतल से निकल आया बाहर, तो फिर ये हालात और वाकया जो है वो अवाम को किस सिमत में लेके जा रहे हैं। इस वक्त में जरूरत इस चीज की है कि हमें महंगाई को कम कैसे करना है, महंगाई को कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स क्या होनी चाहिए। तो अभी क्या है कि हमें ये सब कुछ जांचने के लिए, सब कुछ परखने के लिए, जाहिर है कि अगर हम हुकूमती किसी ओहदेदारान से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अभी बहुत कमी वाकया हो चुकी है, आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपोजिशन से इस चीज का सवाल करें तो अपोजिशन का थोड़ा सा डिफरेंट जवाब जो है वो हमें मिलता है, क्योंकि अपोजिशन पहले जो है वो हुकूमत में रही है और हुकूमत कर चुकी है, उनके दौर में भी महंगाई रही, लेकिन इतना ज्यादा महंगाई का दौरा जो इस हुकूमत में रहा, इतनी महंगाई कभी नहीं रही। ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीजें आती हैं और जिन चीजों की जो है वो शॉर्टेज हो जाती है वो चीजें महंगी हो जाती हैं। बताया ये भी जाता है कि जो चीजें हमारे अपने जहाँ से हम उगा रहे हैं वही चीजें हम बाहर से भी जो है वो मंगवा रहे हैं। तो अगर हम बाहर से मंगवा रहे हैं तो इस पर जाहिर बात है हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है, अवाम जो टैक्स दे रही है उसका पैसा भी जो है वो लग रहा है। तो ये सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या प्लानिंग्स होनी चाहिए। आलमी सतह पर महंगाई का बोलबाला है इस टाइम पर, कोविड की सिचुएशन है, सेकंड स्पेल ऑफ कोरोना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, नौकरियां नहीं है, जिसकी वजह से वो परेशान है, दिहाड़ीदार तबका भी परेशान है। और महंगाई जो है वो, अगर टमाटर चले 130 रुपए भी कर दिया आपने तो भाई फिर भी तो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है टमाटर जो है वो लेने, और हड्डियां जो है वो टमाटर से ही बननी है, उसका नेमुल बदल जितना मर्जी आप डाल लें उसका टेस्ट जो है वो बनता ही नहीं है। तो लोग जो है वो जो टमाटर की एक कॉन्सेप्ट है वो टमाटर पे ही रहेंगे। प्याज जो है वो 80 रुपए से नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, आलू जो है वो भी 72। और ये मैं आपके बाजारों का जो मॉडल बाजार हुकूमत ने लगाए, ये मैं वहां के रेट्स बता रही हूँ, मैं खुद विजिट करती हूँ, मैं खुद हर जगह चली जाती हूँ और मैं जो है वो अच्छे तरीके से नकाब करके और जाकर जो है वो खुद ही मैं सारे रेट्स और चीजें जो है वो चेक करती हूँ। यूटिलिटी स्टोर पे मैंने खुद विजिट किया, मैंने इनके जो स्टॉल बाजार लगे हैं वहां खुद मैंने विजिट किया। हाँ, ये और बात है, मेरे पास फुटेज भी मौजूद है अंदर की, जब कोई ऐसी बात हुई तो मैं अपने प्रोग्राम में उसको चला भी दूंगी। लेकिन अभी जो है वो इन प्रोसेसली जो है वो मैं ये खुद करती हूँ, मैं रिपोर्टर्स पे नहीं छोड़ती। हमारे रिपोर्टर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमें जो है वो प्रोवाइड करते हैं हर चीज, लेकिन मैं खुद जाती हूँ क्योंकि मुझे अगर अपने प्रोग्राम के लिए तस्दीक शुदा बात चाहिए तो वो चीज होगी जो मैंने अपनी आंखों से देखी होगी। इसलिए हॉस्पिटल्स के मैंने विजिट किए पिछले दिनों, पिछले वीक में मैंने ये तमाम विजिट किए हैं, इसकी तमाम रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है, इंशाल्लाह वो भी उस पर बात करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान में कौन सा तबका है जो बहरान का शिकार है? असल में सवाल ये उठता है, फिर मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल राना एहसन अफजाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोक पर्सन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, PMLN के। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। वैसे तो हम सुनते ही रहते हैं लेकिन उनकी जुबानी भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, राना एहसन अफजाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बताइएगा, ये जो मैंने सवाल किए इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार असल में है कौन? सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, और कौन सा तबका इससे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है? देखिए, इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं, लेकिन अगर इसको हम यानी कि अगर पॉइंटर्स के अंदर डालें तो नंबर 1 मैं समझता हूँ कि जो रुपए की डीवैल्यूएशन एक बहुत तेजी से हुई, और उसके अंदर जिस तरह आपने सुना भी कि वजीर आजम ने कहा मुझे पता भी नहीं चला कि रुपया जो है वो डॉलर इतना महंगा हो गया, मैंने तो सुबह टीवी पे देखा। तो जो इन्होंने एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट किया, नंबर 1 वो 40 से 50% डीवैल्यूएशन हुई।
फिर आजकल जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस हैं, पेट्रोल जो है वो आलमी मंडी में गिरा पिछले 3 माह में, वो $45 फी बैरल से गिर के $37 फी बैरल पे आया, लेकिन यहाँ प्राइसेस को कम नहीं किया गया और हुकूमत ने उसमें टैक्सेस जो हैं वो 55% से 80% टैक्स हुकूमत कलेक्ट कर रही है पेट्रोल की प्राइस के ऊपर, टैक्सेस और लेवी की मद में। फिर अगर हम फूड इन्फ्लेशन पे आ जाएं, जो कि आम आदमी को जो अफेक्ट करती है, वो देखें सप्लाई डिमांड बड़ा मैटर करती है। इन्होंने एक ही साल में जिस तरह आटा है उसको एक्सपोर्ट किया, फिर उसी साल में शॉर्टेज पैदा हो गई, फिर आटे को बहुत दहाइयों के बाद जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ा पाकिस्तान। अभी आज की जो है वो लेटेस्ट खबर है कि गंदम की आधी कीमत जो है वो 2000 रुपए, और पंजाब असेंबली में इसकी सिफारिश भी जो है वो पेश कर दी गई। आप देखें कि इसका हवाले से क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह चीनी के ऊपर भी यही हुआ, चीनी भी एक ही साल में जो है वो एक्सपोर्ट की गई, फिर इंपोर्ट की गई। और अगर आप पूरे रीजन का अगर मुआयना करेंगे, जो साउथ एशिया का रीजन है, तो आपको नजर आएगा कि अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान से कम महंगाई, इन्फ्लेशन कम है, श्रीलंका में भी कम है, बांग्लादेश में भी कम है, इंडिया में भी कम है। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत के जो कंट्रोल के मैकेनिज्म्स थे, खासतौर पे फूड सिक्योरिटी के लिए, वो स्टॉक्स मेंटेन करना, उसी तरह आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो भी कम हुई, टिड्डी दल का अटैक हुआ, लेकिन उसके ऊपर भी आप देखें कि हुकूमत 1 साल सोई रही और फिर पाक अफवाज आई मैदान में, और उन्होंने तो वो एग्रीकल्चर आउटपुट भी पिछले साल में हर लिहाज से कम हुई। कॉटन की आप बात कर लें तो कॉटन जो हम 12 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन जो थी 2018 में, आज वो 8.5 मिलियन तक भी शायद ना हम पहुंच सके। एहसन साहब, आप पहले जो हुकूमत में रह चुके हैं, अब आप अपोजिशन हैं, आप क्या देखते हैं अगर इस तरह का दौर आ जाए कि जिसमें महंगाई को कंट्रोल करना, चले जी हुकूमत के लिए जो है वो मुश्किल टास्क है, चीजें खत्म हो गई हैं, उनकी कीमतें बढ़ानी जो है वो जरूरत बन गई है, उस पर हुकूमत को क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए? मशवरे की जहां बात आते हैं, हम वहां मशवरा नहीं मांगते, हम हमेशा तनकीदी वार करते हैं। आज मैं आपसे, मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट ही कुछ डिफरेंट है, हम तो एक दूसरे पे तनकीदी वार की बजाय जो है वो कहते हैं कि कोई अच्छा मशवरा मिले, कि आपके थ्रू, अगर इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो हुकूमत को कोई अच्छा मशवरा मिलता है तो ये अवाम का फायदा है। मैं वो काम करती हूँ जिससे अवाम के फायदे की बात हो, ना कि मैं जो है वो रेटिंग बनाने के चक्रों में जो है वो आपको कहूं कि आप जी तनकीदी वार करें और आप जो है हुकूमत को ये कहें वो कहें। आप हुकूमत को ये मशवरा दें कि इस वक्त में अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान की अगर जरूरत है तो ये बुनियादी जरूरतें पूरी किस तरह की जाती हैं? अभी इस वक्त मैंने आपको बताया कि पेट्रोल के ऊपर 78% टैक्सेस और लेवीज हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। सबसे पहले मैं पेट्रोल को सस्ता करूंगा, डीजल को सस्ता करूंगा, उससे ये होगा कि ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन में कमी आएगी उसके रेट्स के ऊपर। ठीक है। नंबर 2, मैं समझता हूँ इस वक्त डॉलर जो है वो 159 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो अंडर वैल्यूड है, तो इसलिए उसको और मुस्तहकम किया जा सकता है और हुकूमत के कंट्रोल में है। डॉलर को 150 पे होना चाहिए, वो जब 150 पे आएगा तो ओवरऑल जो इम्पोर्ट जो है वो इम्पोर्ट की अशिया सस्ती हो जाएंगी और उससे एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा। हुकूमत ने बिजली का पैकेज दिया, वो संतों के लिए दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उनको जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। तो ये वो सारे इकदाम हैं जो आज हुकूमत को लेने के लिए, खास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट का एक सिलसिला था जो हुकूमत ने खत्म हो गया पीटीआई के आने के बाद, वो एक ड्राइवर होता है कि जब हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेके आती है तो उसके ऊपर जो है वो उससे जॉब क्रिएशन होती है, मटेरियल की बाइंग होती है और एक वो साइकिल चलता है जिससे इकोनॉमी ड्राइव करती है। तो दूसरी चीज मैं ये समझता हूँ कि टैक्स कलेक्शन बहुत एक बदहाल सूरत हाल रही है कि पिछले 2 सालों में टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ सकी। वही तो एहसन साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग पहले हुकूमत पे रह चुके हैं, आपने ये तमाम चीजें जो है वो देखी हैं, अब जो इस सिचुएशन में हम जहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं वहाँ पे करना क्या चाहिए? ये चीजें कैसे जो है वो कमी इनमें वाक़या होगी? 110 रुपए चीनी हो गई है, आटे की कीमत जो है वो बढ़ गई है, इस चीज को कैसे अब जो है वो स्टेबल कैसे किया जाए? देखिए ये प्योरली गवर्नेंस के इश्यूज है। मैं आपको यही एग्जांपल देना चाह रहा था कि एफबीआर वो अदारा है जो मुल्क से टैक्स इकट्ठे करता है और उससे मुल्क चलता है, हुकूमत चलाती है, डेवलपमेंट के बजट मिलते हैं। अब उस अदारे में आप देखें कि 2 साल के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए भी जो है वो चेयरमैन नहीं लगा सकते, तो वो लगाएं, ऐसे बंदे तलाश करें जो 1-2 साल अदारों को चलाएं ताकि उसके अंदर कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो। तो मैं ये चीजें करूंगा। गवर्नेंस
बेहतर हो, गवर्नेंस के अंदर जो आपकी प्लानिंग ईसीसी वो बॉडी है जो आपकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसने शुगर के ऊपर, आटे के ऊपर नजर रखनी है, उसके स्टॉक्स के ऊपर, तो वहां अच्छी बेहतर प्लानिंग अगर की जाए तो आटे के स्टॉक्स और चीनी के स्टॉक्स उनमें कमी ना आए, और पहले ही अगर इंपोर्ट की जरूरत है तो टाइम से पहले इंपोर्ट कर लिया जाए, तो ये चीजें इतनी मिसमैनेज नहीं होंगी। इसी तरह अभी ये अनाउंस कर रही है हुकूमत के गैस की लोड शेडिंग होगी, 2 सालों के अंदर कोई एलएनजी का टर्मिनल नहीं बना, तो आज आपकी गैस की लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिमांड तो हम लोग आज हुकूमत में अगर आते हैं तो हम लोग आज एलएनजी का टर्मिनल बनाना शुरू कर देंगे। ये वो सारे इकदाम हैं जिससे आप महंगाई को और जो शॉर्टेजेस हैं उनको आप सर, ये महंगाई का जो एक जिन बेकाबू रहा है ये हर हुकूमत में ही रहा है। अगर तो आप गैस की बात कर लें तो आपके दौर में भी जो है गैस की लोड शेडिंग जो है वो होती रही है, तो ये तो आवाम के लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स जो है वो हर दौर में ही जो है वो करनी पड़ी है, करनी चाहिए, ताकि मजीद बेहतरी जो है वो आवाम के लिए लाई जा सके। तालीम के शोबे में अगर बहुत ज्यादा अच्छा काम हुआ होता, सेहत के शोबे में अच्छा काम किया आपके दौर में, लेकिन अगर मजीद अच्छा होता तो आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको जो है वो ट्रस्ट के जरिए जो है वो चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट सेशंस ही हैं लेकिन ट्रस्ट उनको जो है वो लेके चल रहे हैं। तो ये वो महंगाई है जो इस वक्त बेकाबू हो चुकी है, चाहे आप किसी भी सेशन में चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं। आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने इन्फ्लेशन कहा कि हमारे दौर में भी महंगाई बहुत ज्यादा थी, नहीं थी। हमारे दौर में इन्फ्लेशन, हमारे 5 सालों में एवरेज जो इन्फ्लेशन का जो रेट रहा वो लेस देन 5% था। ये ऑन रिकॉर्ड। देखिए, महंगाई दौर के हिसाब से होता है ना सर? महंगाई जी किसके हिसाब? जैसे टाइम चल रहा होता है उसके हिसाब से होता है ना। टाइम टू टाइम जो है वो कीमतें जो है वो बढ़ती हैं, स्टॉक की बात होती है। जैसे आपने कहा कि अगर आपकी जो है वो बैड गवर्नेंस होगी तो जाहिर है उसके बाद जो है वो महंगाई मजीद बढ़ेगी, गवर्नेंस पे भी डिपेंड करता है। तो ये चीजें जो है वो आउट ऑफ स्टॉक कभी जो है वो रहती हैं, हर हुकूमत में रहती हैं, ये चीजें होती हैं। अब इसका हल क्या है? हम तो हल की तरफ आते हैं। देखिए, हल तो मैं आपको बताऊं, देखें, महंगाई को तोड़ने का एक हल ये है कि जॉब क्रिएशन। देखें, जिस घर में एक बच्चे को नौकरी मिली हुई है, 3 बेरोजगार हैं, अगर वहां एक और को नौकरी मिल जाएगी तो वो उस घर का बजट बढ़ जाता है और फिर उसके लिए जो है वो एक्सपेंसेस को डिवाइड करना आसान हो जाता है। अब जॉब क्रिएशन हमारे दौर में हो रही थी, जीडीपी ग्रो कर रही थी, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। तो आज जो जॉब क्रिएशन है, एक तो कोरोना का इम्पैक्ट भी है, लेकिन उसके अलावा हम लोग यानी कि मंथली जीडीपी ग्रोथ के ऊपर गए 52 सालों के बाद। अब ये कि ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज ही इन चीजों को ड्राइव करेंगी। अगर अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी तो जीडीपी ग्रो करेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, नौकरियां मिलेंगी। जितनी नौकरियां मिलेंगी उतनी महंगाई के ऊपर कमी आएगी। सर, बात यह है कि बजट बनते हैं, बजट का आवाम को क्या फायदा होता है। दूसरी बात, अगर आप कोविड की बात कर रहे हैं तो कोविड की सिचुएशन में जो है वो आप बाहर के ममालिक में देख लें कि किस तरह से जो है वो जर्मन जो है वो साइंसदान इस पे काम कर रहे हैं, वहां पर जो है वो वैक्सीन तैयार हो रही है। पाकिस्तान में अभी फिर 1 साल के ट्रायल की जो है वो बात डॉक्टर जफर मिर्जा ने जो है वो कर दी है। इस हवाले से आप क्या बात करते हैं? देखिए, कोरोना के ऊपर तो गवर्नमेंट ने विक्ट्री क्लेम कर ली कि कोरोना कंट्रोल में आ गया है, और कोरोना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टेस्टिंग हुई नहीं। जो अमाउंट ऑफ टेस्टिंग हमने की, हमने मैक्सिमम 26,000 एक दिन में टेस्ट किया, और उसके बाद हुकूमत की शायद ऐसी पॉलिसी थी कि हम टेस्टिंग को बिल्कुल मिनिमल कर लें। हम 2-3 हजार टेस्ट होते रहे और हम क्लेम कर लिए हमने विक्ट्री के कोरोना के कंट्रोल में। अब वो गर्मियों का मौसम था, वो बारिशों का मौसम था, उसके अंदर वैसी कोरोना जो है वो एक डाउनहिल की तरफ चला गया। अब मौसम चेंज हुआ है तो दोबारा से कोरोना ने सर उठा लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ हुकूमत जो है वो बुरे तरीके से फेल हुई मल्टीपल एरियाज के ऊपर, लेकिन हमारा मौसम और ये रीजन के अंदर कोरोना अल्लाह की तरफ से थोड़ा सा जरा बेहतर सूरत हाल रही। अब कोरोना के ऊपर मैं अवाम को आपके प्लेटफॉर्म से यही पैगाम दूंगा कि ये दिस इज वेरी सीरियस, और आप जो SOPs हैं उनको फॉलो करें, और एहतियात जो है वही इसका एक हल है कोरोना को मैनेज करने। सर, बजट के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया, उस हवाले से भी जरा मुझे बताइएगा कि बजट, अवाम दोस्त बजट कौन सा होता है? जो बजट होता है ना वो अवाम दोस्त तभी बनता है अगर आप टैक्स कलेक्ट करने में कामयाबी हासिल करें, वरना अगर आप उधार पे चले जाएं, कर्जों के ऊपर आप हुकूमत को वो तो सिर्फ बातों में ही होता है। वैसे आम रूटीन में तो कभी देखने में आया नहीं कि अवाम दोस्त बजट जो है वो कभी बना हो, क्योंकि टैक्स कलेक्शन तो हमेशा से, अगर आप टैक्स की भी बात करें तो उसमें जो है वो बहुत सी हुकूमतें पिछली भी और अब की भी जो है वो यही कहती नजर आई है कि जी टैक्स नहीं देते। और आप GDP रेशो देख लें, इस हवाले से आप क्या कह सकते हैं?
देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि हमारी दौर हुकूमत में 5 सालों में हमने टैक्स कलेक्शन को डबल किया। 1.9 ट्रिलियन से हम लोग 4 ट्रिलियन के ऊपर टैक्स कलेक्शन को लेके गए, और हमने अवाम दोस्त बजट दिए कि जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो नहीं हुई। हमने अवाम दोस्त बजट दिए कि जिसकी वजह से 16 घंटे की जो लोड शेडिंग थी वो हमने 0 लोड शेडिंग कर दी। जो गैस की लोड शेडिंग थी जो हमें विरसे में मिली वो हमने खत्म कर दी। हमने वो अवाम दोस्त बजट दिए कि जिसके तहत हमने पाक अफवाज का जो बजट है वो डबल कर दिया 540 अरब से 1100 अरब में, और उसकी वजह से पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो गई। तो यही अवाम दोस्त बजट थे जिनकी आज बात यह है सर कि कान इधर से पकड़ ले उधर से पकड़ ले, बात तो एक ही है। अवाम दोस्त बजट तो कभी अवाम को मिला नहीं। आपकी हुकूमत थी, ये हुकूमत थी, या पिछली और हुकूमतें थी, हमेशा जो है वो लोग इसी चीज का इंतजार करते रहे कि काश के जो है वो कुछ अवाम के लिए भी किया जा सके। लेकिन बहरहाल जो कुछ किया वो नजर आया, जो नहीं किया गया वो नजर जाहिर आना भी नहीं था। किसी चीजों पर बहुत काम करना चाहिए था, जहां काम नहीं हुआ। आप समझते हैं इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? मैं कहती हूँ गलतियां भी तो एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। जरूरी नहीं कि हमने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन हो सकता है कि मजीद और अच्छे काम करते तो आज जो है वो ये सिचुएशन ना होती। डॉक्टर साहबा, हमारा तो दिल करता है कि हम चुटकी बजाएं और मुल्क ठीक हो जाए, लेकिन आपको कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा कि हमें मुल्क किस हालत में मिला और हमने जब मुल्क छोड़ा तो वो किस हालत में छोड़ा। देखिए, हम सब कुछ अपने टेन्योर में नहीं ठीक कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि जो बुरा था उसको बेहतर कर जाएं, अगले उससे और बेहतर कर जाएं। तो मैं समझता हूं कि हमने बहुत सारी बेहतरी, हमें जो चैलेंजेस मिले, हमें लोड शेडिंग का मिला, दहशतगर्दी का मिला, हमें यहाँ फॉरेनर नहीं आता था इस मुल्क में। हमारे ये इस तरह के हालात थे कि एक फॉरेनर इस मुल्क में आता नहीं था। जो यहाँ से एक्सपोर्टर्स थे उनको दुबई जाना पड़ता था अपने क्लाइंट से मिलने के लिए कि वो पाकिस्तान आना, ये सूरत हाल थी। तो हमने उस चैलेंज को तब्दील किया। बेशक और बहुत बेहतरी लाई जा सकती थी, लेकिन आज अगर आपने इस हुकूमत का जो है वो इसको मार्क्स देने, तो आप इस चीज पे दें कि इनको मुल्क कहाँ मिला और आज हम कहाँ करें। अच्छा सर, ये बताइएगा, अपोजिशन हमेशा से गरीब के साथ खड़ी है, गरीब की बात करती है, अवाम की बात करती है। जैसे ये महंगाई है, आप इस पर जो है वो बात करते हैं। आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है? कितने गरीब की बात हुई और आप कितने कामयाब हैं इस वक्त तक जो है वो गरीबों को रिलीफ दिलवाने में? देखें, जो अभी पीडीएम जो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उसके 26 नुकात हैं। उनके अंदर से नंबर 1 जो नुकात है वो महंगाई के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर है। नंबर 2 उसके ऊपर मिस गवर्नेंस के ऊपर है। नंबर 3 उसके ऊपर जो है ये अवाम के वोटों की जो चोरी होती है उसके ऊपर है। ये सारे वो नुकात हैं जो अवाम से रिलेटेड, जो अवाम की मसाइल की बात करते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा जो है वो अवाम के मसाइल के लिए, देखें, सबसे जरूरी मईशत है। अगर मईशत बढ़ेगी, चलेगी, फैलेगी, फूलेगी, तो एक आम आदमी की जिंदगी में आसानी आएगी, जॉब क्रिएशन होगी, उसके लिए जो है वो बेहतरी आएगी। तो मैं तो यही समझता हूँ हमने ये करके दिखाया कि हमने पाकिस्तान को एक राइट डायरेक्शन में ले गए, जहां आपकी इकोनॉमी जो है वो 6% पे ग्रो करना शुरू होगी। तो मुस्लिम लीग नून आज भी जो उसका एजेंडा है यही है कि ये गवर्नमेंट पीटीआई हर उस सेक्शन को बेहतर करने के लिए जो है वो नहीं कर सकती, या हर वादे पे झूठी साबित हुई जो उसने अवाम के साथ किया। और ये अब जितना इनको टाइम मिलेगा अवाम की मसाइल में, मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। तो हम लोगों ने जो अपने 5 साल की जो हमारी कारकर्दगी है, हम उसी की बेसिस पे हम समझते हैं कि अगर हमें आज हुकूमत मिलती है या चेंज ऑफ फेस होता है तो हम मुल्क को बेहतर तरीके से चला लेंगे और अवाम को रिलीफ देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने जो है महंगाई के हवाले से भी और जिस तरह से जो है वो आपने जीडीपी रेशोज भी और जो दूसरी तमाम बातें जो हैं वो हमारे और अवाम के साथ जो है वो शेयर की। हम आज तक अवाम जो है वो ये समझने से कासिर है कि हर दौर में महंगाई का दौर रहा है, हर दौर में जो है वो महंगाई रही है और लोग इस चीज़ को जो है वो बर्दाश्त करते आए हैं। ये दौर ज़रा उससे तमाम मुश्किल दौरों से ज्यादा मुश्किल दौर है। इसमें आप इसको बैड गवर्नेंस कह लें या कुछ भी कह लें, इसको अब जो है वो कान को इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, बात सिर्फ एक ही सिरे पर आकर जो है वो खत्म हो जाती है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। आम आदमी की जो है वो बात अगर हम करते हैं तो आम आदमी की ही बात होनी चाहिए। बस अनफॉर्चुनेटली हमारी तमाम पार्टीज जो है वो आम आदमी की बात करती हैं, लेकिन आम आदमी को रिलीफ देने से जो है वो सारे ही जो है वो कासिर नजर आते, और खोला जाए और उनको जो है वो पाकिस्तान आने की जो है वो इजाजत दी जाए। लेकिन भारत ने अनफॉर्चुनेटली जो है वो ऐसा
नहीं किया, हमेशा की तरह जाहिर है कुछ डिफरेंट ही करके उसने दिखाना था। यहाँ पर भी जो है वो डिफरेंट ही किया, किसी यात्रियों को जो है वो वीजे नहीं दिए गए और उनको पाकिस्तान आने की इजाजत जो है वो नहीं मिली। अब ये जो एक तासुर जो बना है पाकिस्तान और सिख कम्युनिटी के हवाले से कि जब ये गुरुद्वारा खोला गया तो जैसे हमारे लिए जो है वो हम कहते हैं कि हमने मदीने जाना है और वहाँ की ज़ियारत करनी है, इसीलिए सिखों के लिए जो है वो बाबा गुरु नानक जो हैं वो इसी तरह की अहमियत रखते हैं और बहुत बड़े जो है वो बुजुर्ग हैं, उनका जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो मानी और जानी जाती हैं। इसीलिए जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो ये कॉरिडोर खोला और सिखों को जो है वो पाकिस्तान आने की और गुरुद्वारे में आने की जो है वो इजाज़त मिली और इस पर बड़ी खुशी का इजहार भी किया गया। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पूरा एक साल कंप्लीट हो गया और इस सालगिरह के मौके पर जो है वो जब भारत यात्रियों को शरीक नहीं होने दिया गया तो उनकी जो ये कैफियत और इस सिचुएशन में जो है वो क्या मामलात रहेंगे, इस पे बात करने के लिए हमने जो है हमारे साथ हमें जो है वो हमारे एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है और साथ ही हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो है वो बरिंदर सिंह लवली साहब से भी बात हो जाए। तो जैसे ही वो फोन कॉल अटेंड करते हैं वैसे ही हम उनसे बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में जरा गाइडलाइन दे दूं और थोड़ा सा आपको बता दूं कि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा जो है उस पर प्रबंधक कमेटी से इख्तियारात जो है वो छीन लिए गए। अब गुरुद्वारा और दरबार साहब समेत तमाम गुरुद्वारों में आज तक तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के पास है। हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंतजामात और सिक्योरिटी के मामलात को ही देखते हैं, इसके अलावा हम जो है वो ये सिचुएशन जो है वो नहीं देख सकते। बहरहाल जो दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है उस हवाले से भी जो है वो बात की गई। प्रधान मनजिंदर सिंह जो है वो सरसा के खिलाफ गोल्डन टेम्पल करतारपुर साहब से गुरु ग्रंथ साहब के मुकद्दस नुस्खा जात गायब करवाने का मुकदमा दर्ज करवाने का मुतालबा भी किया था। वो ये सारे मामलात भी हुए, लेकिन उसके बावजूद हर चीज का जो है वो एक टाइम होता है। जब जाहिरी बात है 1 साल मुकम्मल होता है, किसी चीज को सेलिब्रेशन होती है, सालगिरह आप कह लें इसको कि 1 साल मुकम्मल होने पर जो सेलिब्रेशन जो तकरीबात मुनक्किद की जाती है उसमें तमाम लोगों की दिली ख्वाहिश होती है कि दोबारा से हमें मुकद्दस मुकाम पर जो है वो आने का मौका मिले। तो इस वक्त जो है वो भारत के जो यात्री हैं उनको यहाँ आने का मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बड़ा गुस्से का इजहार भी किया सोशल मीडिया पे सिख कम्युनिटी की तरफ से जो है वो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज भी किया गया और पाकिस्तान के साथ जो है वो मोहब्बत और यकजहती का इजहार भी किया गया। तो इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो क्या राय रखते हैं और किस तरह से जो है वो हम इस सारी सिचुएशन को जो है वो देखते हैं, ये एक अलग सी चीज़ है और एक अलग सी बात है, क्योंकि सिख कम्युनिटी भी हमारे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और हमारी कोशिश यही होती है कि हम प्रॉपर तरीके से जो है वो सिख कम्युनिटी को एक अपने साथ जो है वो मिला के चलें, क्योंकि हमारी जितनी भी कम्युनिटीज है, हमारे पाकिस्तान का जो झंडा है वो ग्रीन और वाइट है और जो ग्रीन कलर है वो मुसलमानों का और व्हाइट कलर जो है वो दूसरी अक़लियतों को जो है वो शो करता है कि वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहते हैं और जो यहाँ नहीं भी रहते उनके साथ भी हमारी मोहब्बत जो है वो उसी तरह से है, क्योंकि हमारा मजहब हमें मोहब्बत, अमन और प्यार का दर्स देता है और हम इसी तरह के लोग हैं कि अपनी मोहब्बत और प्यार जो है वो दूसरों तक जो है वो मुंतकिल जो है वो करते रहते हैं। अब बहरहाल ये करतारपुर जो राहदारी का इफ्तिताह हुआ इसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है और बेहतरीन तरीके से जो है वो तकरीब जो है वो मुनक्किद करवाई जा चुकी है। ये तो थी कुछ जो मैंने आपको अपडेट की करतारपुर राहदारी की पहली सालगिरह के हवाले से और सिख यात्रियों के शरीक ना होने की वजह से जो भारत में जो है वो एक बड़ी इम्प्लीमेंटेशन हुई, बड़े जो है वो तकलीफ और परेशानी का शिकार जो है वो किया गया। तो इस हवाले से जी अच्छा जी इस पे जो है वो हमें ज्वाइन किया है मंजूर अहमद काजी साहब ने, मंजूर आजम काजी साहब ने। तो मंजूर आजम काजी साहब जो है वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, इस पे बात करेंगे, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो कैसा जो है वो इस हवाले से क्या बात करते हैं और सिखों के हवाले से जो है वो कम्युनिटी के हवाले से उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि करतारपुर राहदारी को 1 साल मुकम्मल हो गया है और आपकी बड़ी गहरी नज़र है इन तमाम चीज़ों पर, आप क्या समझते हैं कि ये जो भारत की तरफ से यात्रियों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं मिली, ज़ाहिर सोशल मीडिया पे आपने भी देखा, हमने भी देखा और आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि गम और गुस्से का इजहार भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान से एक मोहब्बत जो सिखों की है वो जितनी मजबूत है, इससे शायद भारत को हमेशा तकलीफ होती रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, बिल्कुल 1 साल हो गया है और आई स्टिल रिमेंबर जिस वक्त इसकी ओपनिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसकी ओपनिंग की थी और इसकी ओपनिंग के लिए पाकिस्तान की तरफ से, हमारे रियासती अदारों की तरफ से काफी कोशिश की गई और हमने इंश्योर किया था पाकिस्तान की हुकूमत ने कि तमाम चीजें SOP जो हैं वो इन लाइन की जाए, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने ये भी ऑप्शन हिंदुस्तान को दी थी कि अगर उनकी तरफ से रोजाना डेली बेसिस के ऊपर ज्यादा सिख यात्री आ रहे होंगे तो हम इमिग्रेशन के जो काउंटर्स हैं वो तक एक्सटेंड कर देंगे और इसको हमने कवर भी सारा किया था। अब कमिंग टू योर पॉइंट, एज ऑफ टुडे व्हाट्स हैपनिंग, देखिए हम लोगों को और पूरी दुनिया को ये चीज अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि
नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व माइंडसेट जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है, वो उन तमाम माइनॉरिटीज के लिए है जो हिंदुस्तान में रहती हैं, और वो ये जो एक हिंदुत्व का जो एक भयानक माइंडसेट है वो उसको फेस कर रही हैं। अब ये अगर हम सिखों की बात करें, हमारे ये जो बहन भाई हैं, आप यकीन करें जब हम लोग इसको कवर कर रहे होते हैं और इवन जब हम गुरुद्वारे में थे तो वहां पर लोग ये कहते थे, हमारे सिख बहन भाई, कि हमें ये कहा गया था कि अगर तुम लोग यहाँ आओगे, और जो आउट ऑफ हिंदुस्तान आए हुए थे, अगर तुम लोग पाकिस्तान जाओगे तो हम लोग तुम लोगों को किसी और मुल्क जाने का वीजा भी नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा, और उसके बावजूद ये तमाम सिख यात्री गुरुद्वारे आए, बाबा गुरु नानक, और बिल्कुल ये एक उनकी वो चीज है। अब ये जो इनको नहीं आने दिया गया मंजूर साहब, यहाँ पर जब नहीं आने दिया गया तो आप क्या समझते हैं कि ये एक जाहिरी बात है, हक तलफी है, आपने जो है वो एक मुकद्दस मुकाम पे जाने से जो है वो रोक रहे हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात बना के कुछ भी पेश कर दिया जाए तो वो तो ये हमेशा से भारत के पास ये तमाम चीजें जो है वो रही हैं। इस पे जो है वो आप क्या समझते हैं कि सिख कम्युनिटी ने जो है वो क्या इम्प्लीमेंट किया है या वो क्या इजहार ख्याल करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी बहुत सारे सिख यात्री और जो इवन जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे बात होती है, उन सबको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से दो मेजर चीजें हैं। पाकिस्तान पूरी सिक्योरिटी मुहैया करता है अपने सिख बहन भाइयों और ऑल द माइनॉरिटीज को, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी माइनॉरिटीज हैं, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो क्रिश्चियंस हो, तमाम की जो इबादत गाहें हैं वो बिल्कुल फुली सिक्योर्ड हैं। ये दो बड़ी मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज चीजें हैं जो पूरी दुनिया को पता है और पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज को भी पता है। नंबर 1, हिंदुस्तान की तरफ से इनको रोके जाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद हिंदुस्तान की अपना माइंडसेट है, नरेंद्र मोदी का अपना वो जो एक रियासती दहशतगर्दी, वो तो पाकिस्तान का नाम ही कहीं पर जुड़ जाए तो वो उसके साथ जो है वो मुख्तलिफ चीजें जोड़कर जो है वो बहाने बना लेते हैं। तो यहाँ तो उनके पास एक बहुत बड़ी जो है वो बात थी इस टाइम में कि सिचुएशन ऐसी है, कोविड के हालात हैं या मामला जो है वो बड़े खराब हैं, तो उनके पास तो मतलब सॉलिड किस्म की रीजंस मौजूद थी ना कि वो उनको यहाँ ना आने दें। बिल्कुल। और देखिए जी, अगर कोविड की भी बात करें, पाकिस्तान मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट, जिसको पूरी दुनिया ने इंश्योर किया है और इंडोर्स किया है कि हमने कोविड को लेकर एक बड़ा इफेक्टिव रोल अदा किया है। और इवन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जिस तरह हुकूमत ने पहले इकदाम लिए और अब इकदाम ले रही है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू था। बेसिक जो इशू है दैट इज द हिंदुस्तान माइंडसेट, नरेंद्र मोदी का माइंडसेट, और ये जो हिंदुत्व की एक जहनियत पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं, ये है मेजर इशू। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या कहेंगे कि इस पर जो है वो 1 साल कंप्लीट हो गया है और ये एक बहुत खुशआइन बात है, और इसके बाद जो है वो सिखों का जो वो मुसलमानों के हवाले से एक ताल्लुक और पाकिस्तान से जो मोहब्बत का इजहार है वो बहुत ज्यादा एक ताल्लुक स्ट्रांग हो गया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि ये अब कैसा फील कर रहे हैं, और अब आगे अगर मजीद भी इनको यहाँ आने की इजाजत ना मिली तो फिर इनका रद्द अमल क्या होगा? देखिए जी, जहां तक सिख बहन भाइयों की हमारी बात रही, वो हमसे कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं गुरुद्वारे के हिसाब से, गुरु नानक के हिसाब से बताऊं, जब हम लोग इसको कवर कर रहे थे वहां पर लोग कहते थे हम 200-200 किलोमीटर छतों पर चढ़ के दूरबीन से देखते थे क्या वो दिन कब आएगा जब हम यहाँ आएंगे। और जब वो वहां पर आते हैं, जिस तरह मुकद्दस मुकाम, जिस तरह वो लोग रो रहे होते हैं और हम लोगों को, पाकिस्तानियों को दुआएं दे रहे होते हैं कि तुम लोगों ने हमारे लिए इतना बड़ा और इतना अहम किरदार अदा किया है। सो हमें, हमारे लिए तो देखिए, पूरे सिख बहन भाइयों को, तमाम माइनॉरिटीज में पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इज अ सेफ प्लेस फॉर माइनॉरिटीज। लेकिन ये सवाल अब हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहिए कि क्या वहां पर माइनॉरिटी सेफ है। सो जवाब जो है वो नफी में है और यही पूरी दुनिया को भी पता चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और इस हवाले से जो है वो हमें अपडेट भी किया, और साथ ही साथ आप, जाहिर बात है कि जिस तरीके से आपने ये तमाम चीजें जो वो कवर की, आपको उस हिसाब से भी जो है वो काफी इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, और साथ ही जो है वो कोशिश, SOPs को फॉलो करना जरूरी है। कोविड की सिचुएशन है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि जिस तरह हमारा दिल करता है कि हम उम्रे पे जाएं और हम जो है वो हज की तरफ जो है वो जाएं, तो ये लेकिन हमें बहुत सारी चीजों से जो वो रुकना पड़ता है। तो शायद इस सिचुएशन में अगर हम इस एलिमेंट को भी देखें तो इसको नजरअंदाज जो वो नहीं किया जा सकता कि कोविड का सेकंड स्पेल है और ये खतरनाक किस्म की जो सिचुएशन इस टाइम इख्तियार किए हुए, तो लोगों को अपनी हिफाजत जो है वो इस पर खुद भी करनी है। तो सिख बरादरी से, सिख कम्युनिटी से मेरी भी जो है वो यही गुजारिश है कि अगर इस दफा नहीं तो अगली दफा सही इंशाअल्लाह ताला, लेकिन बहरहाल भारत को मेरा ख्याल है दिल बड़ा करना चाहिए और हमेशा जो है वो जंग और फसादात की बातें किए बगैर जो है वो कुछ मोहब्बत और प्यार की बातें भी हो सकती हैं। अगर आपके स्टार्स हमारे स्टार्स
शहबाज के साथ मिलकर जो है वो इतनी बड़ी बड़ी मूवीज कर सकते हैं, इतने बड़े अच्छे काम कर सकते हैं, तो फिर हम जो है वो सिर्फ एक बात पर जो है इस मुत्तफिक क्यों नहीं होते, या हम एक साथ मिलकर जो है वो बैठ नहीं सकते हैं? तो ये क्या सिचुएशन और ये हालात जो है वो इस चीज़ से जो है वो हम गुजर रहे हैं। इस पे हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला गुल साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, आप इन्हें मेरे शो में जो है वो अक्सर सुनते भी रहते हैं, उनसे भी इस पे बात कर लेते हैं, गहरा तज्जिया रखते हैं, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह बखैर। करतारपुर राहदारी की पहली सालगिरह, भारत ने जो है वो यात्रियों को आने नहीं दिया पाकिस्तान, मिला जुला रुझान जो है वो सामने आया, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत ने तो यही काम करना था, लेकिन हमारे पास क्योंकि पहले ननकाना साहब भी मौजूद है, पंजा साहब भी मौजूद है, यहाँ भी सिख यात्रियों की एक बड़ी कसीर तादाद जो है वो आती है, और पाकिस्तान हुकूमत ने, चाहे वो कोई भी माजी की हो या मौजूदा हो, उसको हमेशा एक अच्छे तरीके से रखा। मौजूदा हुकूमत ने करतारपुर राहदारी के ऊपर अफवाज पाकिस्तान के साथ मिल के जो है वो कुछ मंसूबे किए, और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो करतारपुर दरबार जो बना हुआ है, ये हमारी आबाई जमीन पे बना हुआ है, और पाकिस्तान बनने के बाद अब हमें पहली दफा पेमेंट इसकी मिली है, तो अब ये हमारी आसपास सारी जमीन हमारी अपनी है। तो इस हवाले से मेरा वहाँ आना जाना भी होता है और इल्म भी है। बिल्कुल दरिया है, और दरिया के बिल्कुल पार करके जो है दर्शन पॉइंट है, जहाँ से वो पहले दर्शन किया करते थे, उसको दर्शन पॉइंट कहते थे। सिख यात्री आते थे, वो दरिया के दूसरे किनारे खड़े होके दर्शन करके देख के और फिर वहीं से दुआ वगैरह करके अपने रसूमात अदा करके चले जाते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने एक कॉरिडोर जो है वो वहाँ बनाया और उनको सहूलियात दी। उस दरबार के ऊपर जो है वो एक खतीर रकम जो है वो खर्च की गई, और क्योंकि मुसलमानों के हवाले से भी जो है वो बाबा गुरु नानक का जो है एक बड़ा नाम है। जब उनकी वफात हुई 70 साल की उम्र के अंदर, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा एक मामला खड़ा हो गया, मुकदमा बन गया कि ये मुसलमान हैं और दूसरे कहते थे जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी इसी हवाले से सवाल करने लगी थी। जी हाँ, क्योंकि इसके ऊपर बात हो चुकी है, तो बात थे। तो बहरहाल उस टाइम पे एक ही दरबार के अंदर एक तरफ कब्र बनी हुई है जहाँ मुसलमान जाके दुआ करते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो सिख अपनी रसूमात अदा करते हैं, जहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है। तो अब सिखों के जो आखिरी गुरु थे उनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह ने जो है वो इस सिख को मजीद कहा गुरु आना बंद हो गए हैं, और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जो एक किताब उनकी है, जिसको उनकी होली किताब कहते हैं, उसको एक गुरु का दर्जा देके गुरु ग्रंथ सिंह इसको कह दिया। ये करतारपुर जो दरबार है उसके टॉप वाले रूम में वहाँ पड़ी हुई है। जी बिल्कुल। अब हुकूमत पाकिस्तान ने जो काम किया, जाहिर है सिखों के लिए एक बहुत बड़ा इसके अंदर पैगाम था पाकिस्तान की तरफ झुकाव के लिए, और पाकिस्तान ने मजहबी रसूमात का ख्याल करते हुए उनको इजाजत दी कि आपके लिए हमने एक खतीर रकम भी खर्च की। आप क्या कहते हैं कि ये जो यात्रियों को रोका गया है, इसमें जाहिर है उनका मिला जुला रुझान सामने आया, पाकिस्तान के साथ सिख यात्रियों की मोहब्बत जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, इस खासतौर पे इस कॉरिडोर को खोलने के बाद तो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह भारत को भी दिल बड़ा करके जो है वो इजाजत दे देनी चाहिए थी, या कोविड की सिचुएशन और हालात को मद्देनजर रखते हुए जो है वो ये इजाजत नहीं मिली? डॉक्टर नबिया, देखिए मैं उसी तरफ बात को लेके जा रहा था कि जो भारत का एक तंग नजरी है वो सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, बल्कि वो ईसाइयों के लिए भी है, वो मुसलमानों के लिए भी है, और बड़ा नजर आ रहा है। और खुद भारत के अंदर जो हिंदू अकलियतें हैं, क्योंकि इनके यहाँ भी आपको पता है क्लास सिस्टम है, तो जो क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं या शूद्र हैं, उनके लिए इनकी दलित है, उनके लिए एक बहुत तंग नजरी पाई जाती है। भारत जो है वो सिर्फ 2.5% जो तकरीबन ब्राह्मण है उनका होके रह गया, और वो एक सेकुलर स्टेट के बजाय एक इंतहाई दहशतगर्द स्टेट जो है उसके सामने बीजेपी की हुकूमत ने उसको लाके खड़ा कर दिया। अभी सिखों को यहाँ आने के लिए मना करना मेरे ख्याल में ऐसे ही है कि जैसे किसी को खाना काबा जाने से मना करना। अब उनकी अपनी मजहबी रसूमात है। पाकिस्तान ने तो अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने अपनी रियासत का जो सफेद रंग का झंडा जो है, हमारा जो साइड के ऊपर सफेद रंग है, उसकी पूरी अक्कासी की। अब भारत का जो ये रवैया है, इससे सवाए इसके कि सिखों के अंदर मजीद जो है वो तकलीफ पैदा होगी, परेशानी पैदा होगी, और उनके अंदर भारत सरकार के खिलाफ नफरत पैदा होगी। ऐसा करना मेरे ख्याल में सवाए तंग नजरी
और एक मुनाफकत और एक मैं तो ये कहूंगा कि घटियापन का मुजाहरा किया है भारत हुकूमत ने, क्योंकि ये उनको ज़ेब नहीं देता कि किसी को मजहबी रसूमात अदा करने से रोका जाए। पाकिस्तान की तरफ उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान सिखों की तरफ झुकाव हो जाएगा, तो वो तो पाकिस्तान का जिस दिन पहले दिन से बना है, सिखों का तरफ झुकाव है। जो सिख आते हैं, मैं क्योंकि वहां खुद गया हूँ, तो कनाडा से दीगर जगहों से लोग आते हैं और वो दो बातें बात करते हैं। एक ये कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, दूसरी बात वो ये कहते हैं कि लाहौर जो है वो तो जी हमारा दिल है। अब हालांकि लाहौर जो है शहर अल्हम्दुलिल्लाह वो माजी के वो क्योंकि पुरानी सिख सल्तनत से जोड़ता जाहिर है, पीछे पूरी तारीख जाहिर है। और आपको पता है ननकाना साहब भी जो था वो दिल्ली का जो सल्तनत थी उसका हिस्सा होता था उस टाइम पे, तो वो उसको अपने एक बहुत ही अकीदत के हिसाब से देखते हैं, बिल्कुल, और मोहब्बत का इजहार करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपने जो है वो ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है बिल्कुल आखिरी लम्हात में। मैं सिर्फ एक छोटा सा आपका मैसेज लेना चाहूंगी कि जो आप हमारी जो सिख कम्युनिटी के लिए देना चाहें। मैं सिख कम्युनिटी के लिए सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान जो है एक आज़ाद और एक अच्छे ख्यालात वालों का मुल्क है। वो चाहे सिख बरादरी हो या हिंदू बरादरी हो, वो दोनों के लिए खड़ा होता है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी हालिया हिंदू यात्री कुछ पाकिस्तान से गए थे जिनको कत्ल कर दिया गया, और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। वो सोचें इस बात के ऊपर और वो कश्मीरियों के लिए मदद करें, और खास तौर पे गुरदासपुर में जहां से उनके काफिले जाते हैं हिंदुस्तान फौज के, उनके सामने खड़े होकर एहतजाज करें कि तुम कश्मीरियों पे भी जुल्म बंद कर दो, तुम जो है सिखों पे भी जुल्म बंद कर दो। तुम वही थे जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके 8,691 सिखों को घर घर जाके कत्ल कर दिया था। बाकी सिर्फ यही कहूंगा कि मैं खालिस्तान मूवमेंट के हक में हूँ, और मैं खालिस्तान जो है वो हिंदुस्तान की हरकतों से खालिस्तान को रोक नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो बेहतरीन तौर पर जो है वो करतारपुर के हवाले से जो है वो बात की इसी के साथ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए अंदाज के साथ, नई बात के साथ, नए आगाज, नई सुबह के साथ। और कोशिश यही होती है कि डेली का प्रोग्राम जो है हमारा पिछले प्रोग्राम से बिल्कुल डिफरेंट हो, एक नए अंदाज से जो है वो आपके लिए प्रोग्राम किया जाए। और इसमें हम किस हद तक कामयाब हैं ये आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं। इतने सारे आपके आपकी मोहब्बत भरे जो है वो स्माइलीज और आपके जो हार्ट्स मुझे मिलते हैं, वो मेरा खून जो है वो 10 गुना बढ़ा देते हैं। वजन नहीं बढ़ाते, खून बढ़ाते हैं। तो जनाब इसी के साथ जो है बहुत शुक्रिया। ये मोहब्बत इसी तरह जो है वो हमारे साथ बनाए रखिए, टीवी टुडे के साथ बनाए रखिए, हमारे इस मॉर्निंग